हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट मैराथन लेकर आई हूँ जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग सब्जेक्ट की। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिस्क लेके एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं और बिज़नेस को चलाया जाता है ताकि वो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर सके और सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, वैल्यू जनरेट कर सके। मतलब ये समझो, बिज़नेस स्टार्ट करने से लेके बिज़नेस बंद होने तक जो भी चीज़ें होती है ना, बिज़नेस स्टार्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, सारे सामानों को मैनेज करना, बिज़नेस को चलाना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी चीज़ें आप कोई रिस्क लोगे तभी तो आप कोई काम स्टार्ट करोगे ना। तो रिस्क के साथ ये सारे काम करे जाते हैं। मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है और सोसाइटी का वेलफेयर करना मोटिव होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे माइंड में आइडिया आया है कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पैसा लगा रही हूँ, मैं रिस्क ले रही हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस चला रही हूँ। तो मैं कौन हो गई? एंटरप्रेन्योर। क्या लिखा है यहाँ पे? एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है, आइडिया लाता है, ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज लेके आता है, इंट्रोड्यूस करता है कोई इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर और प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस बनाता है। किसके लिए? कस्टमर के लिए। समझ आया? एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है जो बिजनेस के अंदर होता है, उसको स्टार्ट करना, मैनेज करना, रन करना रिस्क के साथ और प्रॉफिट के लिए। वेयरएज एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसके माइंड में आइडिया आता है, जो उस बिजनेस को चलाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। समझ आ गया ना? नेक्स्ट, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है एंटरप्रेन्योरशिप की। जोसेफ ने क्या कहा है? आप एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशंस लिख के आते हो ना तो उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो पेपर चेकर होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कोई ना कोई एक डेफिनेशन आप याद करके जाया करो। तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन इन द इकोनॉमी। इन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई इनोवेशन लाया जाता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, पीटर ड्रकर ने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक एक्ट है कुछ बनाने का, कुछ नया बनाने का और डिफरेंट बनाने का, ताकि वेल्थ और सेटिस्फेक्शन जनरेट हो सके एक इकोनॉमी के अंदर। और एएच कोल ने क्या कहा है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द पर्पसफुल एक्टिविटी। एक पर्पस होता है, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो किसी पर्पस के साथ स्टार्ट करोगे ना। तो इन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप की, जिसके माइंड में आइडिया आया है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकती है, जो कि इनिशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी डेफिनेशन याद कर लेना जो ईजी लगे और उसको एग्जाम में लिख के आना। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले इनोवेशन। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करा जाता है तो हमारी इनोवेशन होती है, नया आइडिया आता है, हम उसके अंदर कोई नया कुछ ला सकते हैं लोगों की नीड जान के। जैसे मुझे पता चला अभी एक नई चीज़ आई है कि जैसे हम कहीं शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो हमारे हाथ काफ़ी भारी हो जाते हैं। तो अभी एक नया सिस्टम आया है कि आप ऑनलाइन बुक करोगे, एक पर्सन आएगा, वो आपका सारा सामान होल्ड करेगा और आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ेगा या आपकी गाड़ी जहाँ है वहाँ तक आपका सामान छोड़ेगा। तो क्या है? ये एक इनोवेशन है ना। उसने समझा कि लोगों की नीड क्या है, कस्टमर्स की नीड क्या है। तो ये किसका फीचर है? रिस्क टेकिंग। आप जब तक रिस्क ही नहीं लोगे तो तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करोगे? कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना। आप अपने पैसे लगा रहे हो कहीं पे तो रिस्क तो ऑब्वियसली होगा ही। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लिया जाता है ना कि क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से मैं अपना बिजनेस अच्छा चला सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आऊँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। सारे के सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही। लीडरशिप प्रोवाइड करी जाती है। लीडरशिप मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको अच्छे से डील करना, ठीक है, लीड करना उनको अच्छे से, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना कि वो अच्छा काम कर सके। मोटिवेशन का मतलब पता है ना कि उनको एक ड्राइव देना, पुश देना कि वो अपना गोल अच्छे से अचीव कर पाए। जैसे आपका कोई गोल है कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स बोल रही हूँ जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए
मुझे तो एग्ज़ाम पास करना ही है। तो मोटिवेशन का काम भी करता है लीडर। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी चीज़ें होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्रिएटिविटी भी आती है कि अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाली हूँ अपने बिजनेस के अंदर तो मेरा माइंड कैसा हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा। विज़न एंड प्लानिंग होती है, एक विज़न होता है, विज़न मतलब लॉन्ग टर्म गोल होता है। अगर मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में हूँ तो उसका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि मेरे को अपना बिजनेस कहाँ पहुँचाना है। जैसे मैं हूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मुझे काफ़ी अच्छी टीचर बनना है, काफ़ी अच्छी लेक्चरर बनना है, ठीक है। और प्लानिंग मतलब लॉन्ग टर्म से रिलेटेड एक प्लानिंग होती है अच्छी खासी। आगे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप की, इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं ना भैया। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो आपको लोगों की तो नीड होगी, लोगों की नीड होगी तो आप लोगों को हायर करोगे, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट तो आप क्रिएट कर ही रहे हो। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपने बिजनेस स्टार्ट करा उससे आप इनकम जनरेट करोगे, इनकम से जीडीपी इंक्रीज होगी इंडिया की या जिस जगह पे हो रहा है उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंक्रीज होगा इनोवेशन, इनोवेशन को इंक्रीज मिलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा होगा लोगों का, ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलप को इंकरेज करता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब जैसे अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच में, अर्बन में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है वेयर एज रूरल में कम डेवलपमेंट होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये ध्यान में रखता है कि जिस जगह पे डेवलपमेंट कम है उस जगह को भी उतना डेवलप कर दे कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली, जो भी रिसोर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के अंदर वो सारे रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है, मतलब अच्छी तरह से यूज़ होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है उसका। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है, it refers to the attitude, thinking style and behavior of entrepreneur that help them identify opportunity and solve problem creatively. It is the ability to think positively, take initiative and adapt to changing situation. Like मैंने बोला था कि मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, एंटरप्रेन्योर। तो मेरा माइंड कैसा चलता है, मतलब मेरा एटीट्यूड कैसा है, मेरा थिंकिंग स्टाइल कैसा है, कैसे मैं सोचती हूँ, कैसा मेरा बिहेवियर है, ठीक है। किस चीज़ में, आइडेंटिफाई करने में अपॉर्चुनिटीज़ की कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है मेरे बिजनेस के अंदर तो उसको कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली, ये किसी की ऐसी एबिलिटी है जो ये बताते हैं कि कौन कितना अच्छे से पॉजिटिवली थिंक कर सकता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इनिशिएटिव कितना अच्छा ले सकता है, चेंजिंग सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट कर सकता है, समझ आया। माइंड से रिलेटेड है ना, तो क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्टाइल, एटीट्यूड, इन सब की बातें हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन करता है, मतलब इट आइडेंटिफाई, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट गैप्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरतें हैं और उस ज़रूरतों को मैं अपने बिजनेस के थ्रू कैसे फुलफ़िल कर सकता हूँ। जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप बना, उसने क्या जाना कि लोगों को ना घर पे बैठे बैठे खाना चाहिए, ठीक है, वो नहीं चाहते रेस्टोरेंट पे जाना, तो उसने ये चीज़ जानी, उसके थ्रू उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना उसको अपना रिस्क कैलकुलेट कर लेना चाहिए पहले ही, हर एक चीज़ एनालाइज करने के बाद, मतलब पहले ही रिस्क एनालाइज कर लो कि अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगा तो इसमें इतना रिस्क है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या डिसीजन लेगा। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, दे डेवलप न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो नए नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं और सर्विसेज बनाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन देयर ओन एबिलिटी एंड डिसीजन। जो भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है वो कैसा होता है कि वो अपने खुद के एबिलिटीज़ के अंदर बिलीव करते हैं और अपने डिसीजन में बिलीव करते हैं। आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस के अंदर वो सारे उनको सॉल्व करते हैं एंटरप्रेन्योर। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, मतलब जैसे जैसे मार्केट में कंडीशन चेंज हो रही है उसको वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहले नॉर्मल फ़ोन होते थे, अब स्मार्टफोन आ गए, तो स्मार्टफोन की नीड लोगों को पड़ी। पहले नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन कोई बिज़नेस बना रहा था, ठीक है, बट उसको पता लगा कि अब मार्केट के अंदर चेंजेस आ गए, अब मेरे को अपने प्रोडक्ट के अंदर भी चेंज करना है, तो वो चेंज अडॉप्ट करेगा, ठीक है, एडजस्ट करेगा अपने आप को। कोई गोल होता है, ठीक है, उनका मेन एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ग्रोथ होता है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और लीडरशिप, उनको
उनके अंदर एक एबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की और अपने टीम को अच्छे से मैनेज करने की। इम्पॉर्टेंस क्या होता है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का, तो ये बिजनेस सक्सेस के अंदर हेल्प करता है। अगर अच्छा माइंडसेट है आपका तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस तो सक्सेस होगा ही ना। इनोवेशन को इनकरेज करता है कि नया आइडियाज़ लाओ, नए इनोवेशन लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, नई मतलब नई जो चीज़ पहले ना हुई हो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग अच्छी करता है, कॉन्फिडेंस अच्छा करता है और ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। आगे क्या है, क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। सबसे पहले है विज़न, मतलब उनके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ और प्लान को अच्छे से देख सके, माप सके। अगला क्या है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लोग अपने अंदर से रेडी हो, अंदर से तैयार हो कि अगर कोई रिस्क आए, अनसर्टेनिटी आए, फाइनेंशियल रिस्क आए तो वो लोग बियर कर सके। इनोवेटिवनेस हो, मतलब क्रिएटिविटी हो, नए नए मेथड्स क्रिएट करने की, प्रोडक्ट नया क्रिएट करने की, आइडिया नया क्रिएट करने की। ठीक है, लीडरशिप स्किल अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से गाइड करे, अच्छा डिसीजन ले। आगे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अपना गोल अचीव करने के लिए मतलब ये होना चाहिए कि भाई कोई भी प्रॉब्लम चल रही है पर मैं तो अपना गोल अचीव कर लूँगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ठीक है, हार्डवर्क, वो हार्डवर्क करे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, ताकि वो सक्सेस अचीव कर पाए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एक जल्दी और सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको कितने सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तो अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इफेक्टिव इंटरेक्शन कर पाए वो अपने कस्टमर से, एम्प्लॉयज़ से, इनोवेटर से, तो कितना अच्छा चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, नई नई चीज़ें बनाए वो, अच्छी थिंकिंग करे डिफरेंट तरीके से। कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करे, टाइम और रिसोर्सेज का यूज अच्छे से करे। ठीक है, परसिस्टेंस हो, मतलब कभी ये ना सोचे कि भाई जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो ये ना सोचे कि मैं फेल हो गया, अब छोड़ो, अब नहीं करना मुझे। तो वो कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंस, गिव अप ना करे कभी। टेक्निकल नॉलेज, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं तो टेक्निकल नॉलेज भी तो उसको होनी चाहिए ना। तो प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड मार्केट, इसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करता है। जो ओनर होता है, जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, जिसके माइंड में आइडिया आता है, वो क्या क्या काम करता है। तो पहला करता है इनोवेशन, नया आइडिया उसी के माइंड में आता है। सारी रिसोर्सेज को, जो भी चीज़ें चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज भी वही करता है। ठीक है, मैनेज करता है अपने बिज़नेस को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। ठीक है, लोगों को हायर करने का काम भी वही करता है। बेयर करता है, अगर कोई रिस्क आता है कंपनी के अंदर तो उसको रिस्क भी वही बेयर करता है और मार्केट को एक्सपेंड भी वही करता है। अगर वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो वो काम भी कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर। आगे क्या है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस की, स्टेजेस क्या क्या होती है, क्या होता है ये, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने से लेके उसको मैनेज करना, नया बिज़नेस। तो सबसे पहले क्या होता है, आइडिया आता है माइंड में। ठीक है, फाइंडिंग अ बिजनेस आइडिया बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड और इनोवेशन। मार्केट डिमांड और इनोवेशन के बेस पे एक आइडिया आता है माइंड में, किसके माइंड में आता है, एंटरप्रेन्योर। तो इसके सोर्सेज क्या क्या होता है, कस्टमर की नीड जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं, मार्केट का रिसर्च करते हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक आइडिया लाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपॉर्चुनिटी इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब जांचना कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, चेक करते हैं कि क्या ये आइडिया प्रॉफिटेबल होगा, इससे मेरे को फ़ायदा होगा, फिजिबल होगा। तो कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे कंसीडर करे जाते हैं, डिमांड कैसी है, कंपटीशन कैसा है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है, मतलब कितना पैसा लगाना पड़ेगा और रिस्क कितना लेना पड़ेगा। आगे क्या है, बिजनेस प्लानिंग। उसके बाद क्या करते हैं, एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाया जाता है। क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब से रिलेटेड एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है। फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, मतलब सारे के सारे रिसोर्स को अरेंज किया जाता है, लेके आया जाता है। फाइनेंस, मशीनरी, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़, इन सबको अरेंज करा जाता है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस को लॉन्च कर दिया जाता है। एक्चुअल ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन एक बिजनेस की स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ प्रोसेस से बिजनेस असली में स्टार्ट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेज करते हैं और ग्रोथ करते हैं, मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करा जाता है ताकि बिजनेस अच्छा एक्सपेंड हो सके। और लास्ट में क्या है, हार्वेस्टिंग और एग्जिस्ट। याद
तो सेलिंग, मर्जिंग और क्लोजिंग बिजनेस व्हेन रिक्वायर्ड, अपना सामान बेच रहे हो, दो बिजनेस आपस में आके मिल गए हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग थे, अब मिलके क्या बन गए, अब वीआई, ठीक है, मर्ज हो रहे हैं, या फिर अपना बिजनेस बंद कर लिया जब ज़रूरत पड़ रही है। इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस की, बिजनेस रिस्क कम कर देता है, प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करता है, एफिशिएंसी अच्छी करता है, ठीक है, और चांसेस ऑफ सक्सेस क्या कर देता है, अच्छा कर देता है अगर आप इन स्टेप से चलोगे तो, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 5 थ्योरीज है। 5 थ्योरीज कौन कौन सी है, इस चार्ट के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा। इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इनोवेशन और कल्चरल। इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है, मोटिवेट किस चीज़ से होता है, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर से, ठीक है। किसने दी है, इसको याद रखना है, एडम स्मिथ ने दी है और एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। फैक्टर्स क्या क्या है इसके अंदर, मतलब मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे कैपिटल, मार्केट डिमांड क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ कितना हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है। किसने दिया है, मैकलैंड, नीड फॉर अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी, माइंड, मतलब माइंड से रिलेटेड है कि मेरा डिज़ायर कितना है सक्सेस का, कॉन्फिडेंस कितना है मेरे अंदर, गोल कैसा है मेरे अंदर, गोल ओरिएंटेड हूँ या नहीं हूँ। सोशियोलॉजिकल, इसके अंदर सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में बात होती है। ये किसने दिया है, मैक्स वीवर ने। इसमें क्या बोला है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, कौन से रिलीजन से हो, एजुकेशन कितनी है, सोशल वैल्यूज़ की कितनी है, ये सब क्या होते हैं, सोशल इन्वायरमेंट ड्राइव्स। नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन, मतलब एंटरप्रेन्योर क्या है, इनोवेटर होता है। यहाँ पे किसने दिया है, इस कंप्यूटर ने। क्या बोला है यहाँ पे, नया प्रोडक्ट आ रहा है, मेथड आ रहा है, मार्केट आ रही है, सप्लाई सोर्सेज नए नए आ रहे हैं। कल्चरल, कल्चरल कैसा आपका, ट्रेडिशन कैसा है बिजनेस का, मतलब ट्रेडिशन भी तो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा ना। तो किसने दिया है, सपोर्टिव कल्चरल इनकरेज ग्रोथ। क्या बोला गया है कि अगर एक सपोर्टिव कल्चर है तो आपका ग्रोथ अच्छा होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, बिजनेस कम्युनिटीज़ जैसे कि मारवाड़ीज़ एंड गुजरातीज़, तो इनका बिजनेस अच्छा होता है। आगे एंटरप्रेन्योरशिप का इमरजेंस में कौन कौन से फैक्टर हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल। इकोनॉमिक का मीनिंग आप यहाँ से भी समझ सकते हो, बट ये फैक्टर्स हैं, याद रखना है। तो इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या हो जाता है, कैपिटल कितना अवेलेबल है, मार्केट कंडीशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी है, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। सोशली एजुकेशन कैसा है, फैमिली सपोर्ट कैसी है, सोशल वैल्यूज़ कैसी है और मोबिलिटी ऑफ लेबर कैसा है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि आपका नीड कैसा है, क्या चाहते हो आप, नीड फॉर अचीवमेंट है, क्रिएटिविटी करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसा है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेगी ना एक बिजनेस को। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके कंट्री में है कि नहीं है, या बार बार सरकार चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टैक्स पॉलिसीज़ कैसी हैं। टेक्नोलॉजिकल में साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसा है, इंटरनेट एंड डिजिटाइजेशन कैसी है और रिसर्च एंड इनोवेशन। कल्चरल में क्या आ जाएगा, कल्चर इनकरेज करता है इंडिपेंडेंस को और इनोवेशन को। नेक्स्ट क्या है, मल्टी डायमेंशनल माइंडसेट होता है एक एंटरप्रेन्योर का। कैसा माइंडसेट होता है, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक। तो साइकोलॉजिकल में वही हो जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ, ज़्यादा अचीव करना, ठीक है, किसने दिया है, मैकलैंड ने, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कल्चरल होता है जो हमारे ट्रेडिशन से डेवलप होता है, सोशोलॉजिकल जो हमारे फैमिली एजुकेशन से डेवलप होता है और इकोनॉमिक जो कैपिटल एंड मार्केट कंडीशन से डेवलप होता है। फिर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो एंटरप्रेन्योर अपने अंदर ले लेता है और जिससे फैक्टर ऑफ ग्रोथ होता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक बिजनेस का ग्रोथ होता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर अभी हमने ऊपर पढ़े हैं ना, इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती है। तो इनोवेशन होता है एक कंपनी का, बिजनेस का, नया प्रोडक्ट आता है, मेथड आता है, मार्केट आती है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही होता है। रोल क्या क्या होते हैं,
ठीक है। इनोवेटर का रोल क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या लिखा है कि एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, कैसे नए नए इनोवेशन इंट्रोड्यूस करके और प्रोडक्टिविटी अच्छी करके। जैसे पहले कौन सा फ़ोन होता था, टेलीफोन, तो इसको रिप्लेस किस चीज़ से कर दिया, स्मार्टफोन से। तो ये क्या है, कोई नया ऑफरिंग देखे, जैसे नया प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी देखे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कर दी, प्रोडक्शन अच्छा कर दिया, नेशनल इनकम डेवलप बढ़ा के अच्छी करके, प्रोडक्शन एंड सेल्स अगर आपके बिजनेस की अच्छी होगी तो वो डायरेक्टली जीडीपी अच्छा करेगा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर आप फॉरेन ट्रेड बढ़ा रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी अच्छी कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितने टाइप की होती है, एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ऐसी जॉब जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है, ठीक है, जैसे कि मैनेजर हो गए, वर्कर हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, ये सारे कहाँ काम करते हैं, एक कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, तो ये क्या होती है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो एम्प्लॉयमेंट होती है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, मतलब आप बिजनेस से इनडायरेक्टली लिंक्ड हो, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में सप्लायर्स हो गए या पैकेजिंग हो गए, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। आगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे कैसे टाइप की होती है, तो बेटर यूटिलाइजेशन अगर आप करोगे रिसोर्सेज का तो अच्छी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी अच्छी करोगे तो, इन्वेस्टमेंट अच्छी करोगे तो, ठीक है, प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आप इनकरेज कर रहे हो अपने बिजनेस के तरफ, प्रोडक्टिविटी अच्छी कर रहे हो इनोवेशन लाके, और बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो एफिशिएंसी अच्छी आती है। कंपटीशन कैसे प्रमोट करोगे, क्वालिटी और प्राइजेस कम करके। और एमएसएमई ग्रोथ कैसे होगा, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटीज़ अगर आप इंप्रूव करोगे तो प्राइजेस कम होगी और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट है सोशल स्टेबिलिटी लाना, तो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प मेंटेन पीस एंड इकोनॉमिक बैलेंस इन सोसाइटी। जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, और शांति बना के रखने में एक इकोनॉमिक के अंदर सोसाइटी के। तो ये कैसे होता है, जनरेट करके एम्प्लॉयमेंट, जैसे लोगों को जॉब प्रोवाइड करके, पॉवर्टी कम करके, गरीबी कम करके लोगों को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करके, मतलब वेल्थ बढ़ा के लोगों को, और लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा करके। कोई अगर मेरी कंपनी में काम करेगा, मैं उसको अच्छी सैलरी दूंगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही ना। इससे क्या होगा, सोशल टेंशन कम होगी और सोसाइटल पीस बना रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस कैसे किया जाए। अब अर्बन कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है, तो उसको बैलेंस कैसे करें रूरल एरियाज़ के साथ, ठीक है। सारे के सारे लोग कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में, क्योंकि रूरल में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलता, तो इसको कैसे बैलेंस करें, एंटरप्रेन्योर इसको कैसे मैनेज करेगा, तो इंडस्ट्रीज़ लगाए रूरल एरिया के अंदर, मतलब जो ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करें और डेवलप करें रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ को, प्रमोट करें लोकल टैलेंट को और इनकरेज करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ के जो रोड्स ट्रांसपोर्ट है उन सबको डेवलप करने के लिए इनकरेज करें। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट सपोर्ट क्या क्या मिलते हैं, सब्सिडीज़ मिलती हैं, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है ताकि लोअर हो जाए ऑपरेशन कॉस्ट, इंडस्ट्रियल स्कीम होती है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेवलपमेंट को गाइड करते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ताकि बिजनेस फॉर्मेशन को इनकरेज मिले, और रूरल लोन्स भी मिलते हैं, कैपिटल स्पेसिफिकली फॉर रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली कैपिटल्स मिलते हैं ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे एक्ट करती है, इकोनॉमिक फैक्टर के लिए हेल्प करती है, जो कि डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करती है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी को और मार्केट कंडीशन को। नेक्स्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, रिस्क लेके और प्रॉफिट अर्न करके और एक वैल्यू बना के। तो कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होता है, इनोवेटिव, स्केल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एक्टिविटी और कोर मोटिवेशन, इन सारे बेसिस पे एंटरप्रेन्योर को डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, एक हो गया इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, ड्रोन एंटरप्रेन्योर, फैबियन एंटरप्रेन्योर, पढ़ते हैं वन बाय वन। इनोवेटिंग कौन होता है,
फीचर्स देखो इसके, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो काफ़ी क्रिएटिविटी करता है, ठीक है, नए नए इमेजिनेशन करता है, नया कोई प्रोडक्ट लेकर आता है, नया कोई आइडिया लेकर आता है, टेक्नोलॉजी लेकर आता है, ठीक है, इनिशिएटिव लेता है और क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ में फोकस करता है। इम्पैक्ट क्या होता है इससे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है और कंपटीशन को इनकरेज करता है। क्यों? क्योंकि एक नया प्रोडक्ट, नया आइडिया लेकर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एलन मस्क क्या लेकर आए थे, ये इनोवेशन लेकर आए थे इलेक्ट्रिक कार का एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, इनोवेशन, इलेक्ट्रिक कार्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो ये कौन हो गए, इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। समझ आया, इनोवेटिंग जो कोई नया आइडिया लेकर आता है, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट लेकर आता है, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं ये। नेक्स्ट है इमिटेटिव। इमिटेटिव का मतलब होता है कॉपी करना। इमिटेटिव का क्या मतलब होता है, कॉपी करना। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कहीं से आइडिया कॉपी करके लाके अपनी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं से कुछ देख के कॉपी करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिटेटिव, ठीक है। लोअर चांस ऑफ फेलियर, इनके लो चांस होता है फेलियर के, क्योंकि इन्होंने किसी को कॉपी किया होता है, लेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है और इजी होता है स्टार्ट करना, ठीक है। और माइनस क्या है, मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड ग्रोथ होती है। एग्जांपल क्या है, जैसे आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है एक फेमस फूड चेन मॉडल को देख के, एक मॉडल देखा, ठीक है, इस मॉडल को देख के आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, फैबियन। फैबियन क्या होते हैं, ये ना कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, मतलब बच के रहना चाहते हैं, चाहते नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट करूँ, इनको डर होता है कि मुझे लॉस ना हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंट होता है इनोवेशन से, कोई नया चीज़ स्टार्ट नहीं करना चाहते। चेंज अगर ये अडॉप्ट करते हैं तो काफ़ी धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं, स्लोली अडॉप्ट करते हैं और इनको डर होता है रिस्क का। इसके एडवांटेजेस क्या है, स्टेबल ऑपरेशन चलता है, बिजनेस का ऑपरेशन स्टेबल होता है और रिस्क क्या होता है, कम। और डिसएडवांटेज क्या है, स्लो ग्रोथ, क्या लॉस कर सकता है, मार्केट के अंदर कंपटीशन। अगर आप धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हो और मार्केट में कंपटीशन काफ़ी तेज़ हो रही है, जल्दी हो रही है, तो हो सकता है आप इस मार्केट में से आपको बिजनेस ही बंद क्यों ना करना पड़े, क्योंकि आप काफ़ी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो, सब कुछ धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक कॉशियस शॉपकीपर है, कंटिन्यूस ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड इवन व्हेन ऑनलाइन सेलिंग बिकम पॉपुलर। एक शॉपकीपर है, मार्केट में ऑनलाइन सेलिंग पॉपुलर हो गई है, पर वो अभी भी जो ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड था उसी को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले होते हैं, मतलब पहले की थिंकिंग वाले होते हैं, अपोज करते हैं मॉडर्नाइजेशन, नहीं चाहते कि कुछ नई चीज़ आए, वेरी रिजिड, कठोर नेचर के होते हैं, रेफ्यूज़ करते हैं चेंज। वो वाले तो चलो चेंज अडॉप्ट कर रहे थे, बट ये वाले तो चेंज चाहते ही नहीं है, चाहे इनको लॉस ही क्यों ना हो जाए। ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे तो चेंज नहीं चाहिए। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नई नई चीज़ें मॉडर्न नहीं होना चाहते, उनको अच्छा लगता है कि हम अपना ट्रेडिशनल तौर तरीके यूज़ करें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। वैसे ही टाइप के लोग होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो ट्रेडिशनल थिंकिंग ही रखते हैं, वो मॉडर्न नहीं होना चाहते, ताकि उनको लॉस भी हो जाए तब भी नहीं। इफेक्ट क्या क्या होता है, बिजनेस डिक्लाइन कर जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी और पॉसिबल क्लोजर, आपके बिजनेस बंद होने का चांसेस भी होता है। एग्जाम्पल, जैसे आपने रेफ्यूज़ मना कर दिया एक मशीन यूज़ करने के लिए, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है, मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है पर आप फिर भी मशीन यूज़ नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं, इनकी कैपिटल काफ़ी कम होती है, ठीक है, लोकल मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं, फैमिली लेबर होते हैं और लिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। अब स्मॉल स्केल है तो कम ही चीज़ें होंगी ना इनकी, जैसे कि ग्रोसरी शॉप हो गया, टेलरिंग यूनिट हो गया, या कोई बेकरी हो गई, केक की शॉप हो गई। इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रूरल डेवलपमेंट होती है और पॉवर्टी कम होती है। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लार्ज कैपिटल होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, मतलब प्रोफेशनल लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए काफ़ी बड़ी मार्केट होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और टेक्नोलॉजी भी एडवांस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे रिलायंस इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लाता है। आगे क्या है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं,
ये ना कोई बिजनेस वगैरह से लिंक नहीं होते, ये बस बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं। ये कौन होते हैं? मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। किस चीज़ पे फोकस करते हैं? सेल्स पे और अंडरस्टैंड करने पे, कस्टमर डिमांड पे। लिखा है ना, बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं और सेलर्स को मतलब कस्टमर को बेचते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, होलसेलर होते हैं तो होलसेलर प्रोड्यूसर से सामान खरीद रहे हैं और फिर वो कस्टमर के पास बेच दे रहे हैं डायरेक्टली। तो ये क्या हो गया? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। जैसे रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए और डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या है? ये लोग कौन होते हैं? यूज़ लेबर एंड मशीनरी, क्रिएट प्रोडक्ट, रिक्वायर फैक्ट्री सेटअप। एक फैक्ट्री सेटअप की ज़रूरत होती है जहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है और लेबर और मशीनरी का यूज़ होता है। ठीक है, प्रोडक्ट गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ करके कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है। मैन्युफैक्चरिंग से समझ आ रहा है ना कि कोई चीज़ बन रही है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल, ये कौन होते हैं? जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज होते हैं मॉडर्न मेथड का यूज़ करके। लाइक एरिया कौन कौन से हो गए? डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई और फूड प्रोसेसिंग हो गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट होता है, इससे फूड प्रोडक्शन भी होती है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होता है। टेक्निकल कौन होते हैं? जो टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के अंदर, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे है ये। स्किल लाते हैं इनोवेशन के अंदर और रिसर्च फोकस होते हैं। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं? इनका मोटिव होता है बिल्ड एंड एग्जिस्ट मोटिव। पता है क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इसको सक्सेसफुल बना दिया और बाद में इसको बेच देते हैं और या फिर किसी और को दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कौन होते हैं? ये अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, डायनामिक होते हैं, मतलब चेंज होते रहना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कोई नया बिजनेस लिया, नया बिजनेस खोला, उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस बना दिया और फिर उसको बेच देते हैं। जैसे आपने एक नया घर खरीदा, ठीक है, एक ज़मीन खरीदी, उसको आपने बड़ा घर बना दिया और फिर आपने उसको बेच दिया। आपने उसको बेच दिया, अपने पास नहीं रखा, तो वो क्या है? के प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है प्योर एंटरप्रेन्योर। ये कौन होता है? इंट्रिंसिक मोटिव होता है इनका। इंट्रिंसिक मोटिव मतलब स्टार्ट मेनली फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ अचीवमेंट। ये अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं और अपने खुद के अचीवमेंट के लिए। जैसे आप इंडिपेंडेंस कर रहे हो, मोटिव क्या होता है? आपका कोई इंडिपेंडेंस है, क्रिएटिविटी है, पैशन है। जैसे आपको अच्छा लगता है कि कुकिंग अच्छा लगता है तो आपने अपनी मर्ज़ी से, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुकिंग करके उसको सेल करना, बेचना स्टार्ट करा। या फिर आपने कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पर यूट्यूब चैनल बिजनेस में नहीं काउंट होगा, मतलब आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है? एक्सटर्नल पुश मोटिव। एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से आपको पुश मिलती है, आप मोटिवेट होते हो। जैसे बिजनेस आपने इसलिए स्टार्ट किया है कि जो सरकार है ना वो आपको सपोर्ट कर रही है और इंसेंटिव दे रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट में सब्सिडीज़ और लोन्स भी आते हैं। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल चीज़ों से मोटिवेट हो। नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने क्या है कहा है कि ये जो हमने 13 टाइप पढ़े हैं ना, इनमें से कोई सिंगल टाइप ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी वो अकेले में ही बना देता है। इन्होंने कहा कि आपको ग्रोथ के लिए इनोवेटर बनने की ज़रूरत है, ठीक है, इमिटेटर बनने की भी ज़रूरत है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करना होता है और स्मॉल स्केल लोकल इम्पैक्ट के लिए भी काम करना होता है। तो ये जो 13 प्रोफाइल है ना, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उस अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करते हो और आपका बिजनेस या पार्टनर सक्सीड होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर सक्सीड होता है अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है भैया? इंड्यूस एंटरप्रेन्योर क्या था कि वो गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था तो उससे वो मोटिवेट होकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, जैसे सब्सिडी, लोन, टैक्स बेनिफिट, ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर। ये प्रॉफिट अर्निंग पे मोटिवेट होता है, रिकॉग्निशन से मोटिवेट होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मोटिवेट होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन होता है इनका। फर्स्ट जनरेशन, इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, सेल्फ मेड होते हैं, खुद से बिजनेस बनाते हैं अपना, हाई रिस्क टेकिंग होता है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। इनहेरिट एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ये बिजनेस अपनी फैमिली से लेते हैं, मतलब जैसे पहले पापा का बिजनेस था, फिर पापा के बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो फिर उसका बिजनेस हो गया, वो वाला सीन। तो इसमें बिजनेस सपोर्ट होता है,
पहले से ही और फैमिली का एक्सपीरियंस होता है और एक मार्केट एस्टेब्लिश होती है, पहले से ग्रोथ हो रखा होता है उस बिज़नेस का। नेक्स्ट है वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऐसी वुमेन जो एक बिज़नेस ओन कर रही होती है, उस बिज़नेस को कंट्रोल कर रही होती है, सारा सामान ऑर्गेनाइज कर रही होती है और मैनेज कर रही होती है बिज़नेस अपने आप इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले बिना किसी के डिपेंड हुए। तो और बिज़नेस रिस्क भी खुद ही बियर करती है। कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मल्टीटास्किंग स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सारे फीचर होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के। आगे क्या होता है इससे? लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा हो जाता है, फैमिली इनकम और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अच्छी हो जाती है, वुमेन को एक एम्पावरमेंट मिलती है, मतलब उसका सोशल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो ही रही है दूसरों के लिए भी। आगे प्रॉब्लम क्या क्या फेस करने पड़ते हैं एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को? तो उसको लैक ऑफ फाइनेंस हो जाता है, ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे घर पे बच्चा भी संभाल रही है, ऑफिस में जाके भी काम कर रहे हैं, तो वो वाला। सोशल बैरियर होते हैं, लोग कहते हैं ये वुमेन है, ये कहाँ से बिजनेस चलाएगी। लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, मोबिलिटी कॉन्स्टेंट होता है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो ये सारी क्या है? प्रॉब्लम फेस होती हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट क्या क्या मिलते हैं? स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, मुद्रा योजना है, महिला उद्यम निधि है। फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करी जाती है? स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलता है। आगे क्या है? एक बिजनेस स्टार्ट करना ताकि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करते हुए। तो इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हुए एक बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम को बिना कोई प्रॉब्लम दिए, मतलब सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन है, सोशल वेलफेयर यहाँ पे क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किस पे है? सोशल वेलफेयर पे। तो क्या क्या चीज़ें करते हैं इसमें? सोशल मिशन होता है, इनोवेशन होता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है और एथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पॉवर्टी कम करना, इम्प्रूव करना, एजुकेशन, जैसे एनजीओज होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रोवाइड करना, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, और वीकर सेक्शन जो लोअर क्लास के लोग हैं या वीकर सेक्शन लोग हैं उनको क्या करना? पावर देना है। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से सोशल चेंज आता है, मतलब इनोवेशन आता है, सॉल्यूशन अच्छे अच्छे आते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है और इंक्लूसिव ग्रोथ भी होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मोहम्मद यूनुस, एनजीओज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सोशल एंटरप्रेन्योर जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, ये वाला, ये कौन सा एंटरप्रेन्योर था? सोशल एंटरप्रेन्योर। क्यों करते हैं? सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करा जाता है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करे हुए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिजनेस एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन सोशल वेलफेयर, और इसका क्या था? प्रॉफिट अर्निंग। फोकस सोसाइटी पे होता है, कस्टमर एंड मार्केट पे होता है। सक्सेस किससे मेज़र करते हैं? कि सोशल पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस का, और इस पर प्रॉफिट से मेज़र करते हैं एक बिजनेस की सक्सेस। मोटिवेशन क्या होता है? सर्विसेज, और इसमें फाइनेंशियल गेन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, इनको इंट्राप्रेन्योर भी बोलते हैं। इंट्रा मतलब अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहा है एम्प्लॉय और एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे आप एक कंपनी पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हो और आपके अंदर, आपके माइंड में एक आइडिया आया है, आपने एक अच्छा आइडिया लेकर आए हो और आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो कौन होगा? इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। इनोवेटिव इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम करता है ना, इसलिए इसको इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन बोला जाता है। रिस्क शेयर किसके साथ किया जाता है? ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनका रिस्क किसके साथ शेयर होता है? उस कंपनी के साथ। यूज़ किसका? रिसोर्सेज का था। भाई अब उस कंपनी में काम कर रहा है तो रिसोर्सेज भी तो कंपनी के ही करेगा ना, और क्रिएटिविटी को क्या करता है? इनकरेज करता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कंपनी को? इनोवेशन आता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रहते हुए इनोवेशन आता है कंपनी के अंदर। मोटिवेशन होते हैं, मतलब लोग मोटिवेट होते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन होता है, नया प्रोडक्ट, नया सर्विस लाके, और जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके से
एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, मार्केट पोजीशन और अच्छी होती है। एडवांटेजेस का क्या है, पर्सनल रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आप कंपनी के रिसोर्सेज पर डिपेंड हो, कंपनी के रिसोर्सेज पे एक्सेस मिल जाता है और प्रोफेशनल सपोर्ट भी मिलता है। डिसएडवांटेजेस का क्या है, फ्रीडम आपको काफ़ी कम मिलेगी, जो कंपनी बोलेगा आप वही काम कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रिक्शन होगी काफ़ी सारी, और जो अप्रूवल प्रोसेस है आपका, जैसे आपको तो सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा ना कंपनी के जो मेन हेड है, तो उसमें आपको टाइम भी लग सकता है। आगे देखो, एंटरप्रेन्योर स्पेक्ट्रम क्या क्या है, ओरिजिन, मोटिवेटेड होता है, फर्स्ट जेन, इनहेरिट होता है, मिशन ड्राइवन होना चाहिए, डेमोग्राफिक कैटलिस्ट होने चाहिए, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है ना वही सब लिखा है। आगे क्या है, फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस ओनरशिप जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जा रहा है। जैसे पहले दादाजी के पास था, दादाजी के बाद पापा के पास आया, पापा के बाद जो उनका बेटा है उनके पास आया, फिर उसके बाद फिर उनके बेटे के पास जाएगा। तो ये क्या है, एक ऐसा बिजनेस ओनरशिप जिसकी ओनरशिप मतलब वो बिजनेस किसका होता जाता है, जनरेशन के बाद लोगों के हाथ में सौंप दिया जाता है। फैमिली मेम्बर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं किस किस चीज़ में, ओनरशिप में, मैनेजमेंट में कंपनी का, और डिसीजन जो भी लेना होता है उन सब में फैमिली मेम्बर पार्टिसिपेट करते हैं। फीचर्स का क्या होते हैं, फैमिली ओनरशिप होती है, बिजनेस किसकी होती है, फैमिली की, फैमिली कंट्रोल करती है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो फैमिली मेम्बर के द्वारा लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन होता है, फोकस किस पे होता है कि फ्यूचर जनरेशन को अच्छा बिजनेस मिले। स्टेबिलिटी क्या होती है, वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रहे। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है आपस में फैमिली मेम्बर्स के। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है एक फैमिली बिजनेस का, तो एक फैमिली सिस्टम होता है, ओनरशिप सिस्टम होता है और बिजनेस सिस्टम होता है। हाउ इट वर्क्स टुगेदर, ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क कैसे करती है। फैमिली सिस्टम में क्या हो गया, फैमिली रिलेशनशिप और डीप इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। भाई अगर आपका कोई फैमिली का पर्सन है, उसके साथ वो आपको जितने अच्छे से जानता है, अगर आप किसी और कंपनी में बिजनेस में काम करने जाओगे तो वो आपको उतनी अच्छे तरीके से थोड़ी जानेगा। तो वही है, फैमिली सिस्टम अच्छा होता है। ओनरशिप सिस्टम अच्छा होता है, मतलब शेयर्स और ओनरशिप राइट्स से रिलेट है। और बिजनेस सिस्टम की किससे डील करता है, डे टू डे मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन से। नेक्स्ट है काइंड, कितने टाइप के फैमिली फर्म होते हैं। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप फैमिली फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सिर्फ एक ही ओनर होता है, एक ही पर्सन का बिजनेस होता है, एक फैमिली मेम्बर के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। कंट्रोल कैसा हो जाएगा इसका, ईजी और क्विक डिसीजन, जल्दी डिसीजन लेने होंगे ना। अगर मैं एक खुद ही हूँ एक बिजनेस के ओनर, तो मुझे किसी से पूछना थोड़ी पड़ेगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ, मैं खुद ही ले लूँगी। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप फैमिली फर्म। इसमें क्या होता है, फैमिली पार्टनर्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। फीचर्स का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपस में शेयर होते हैं। नेक्स्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ये क्या होता है, ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली बिजनेस होता है, जो मैनेज किसके द्वारा करा जाता है, जो फैमिली का मेन हेड होता है ना, वो जैसे कर्ता, उनको क्या बोलते हैं, कर्ता, तो उनके द्वारा ये बिजनेस मैनेज किया जाता है। फीचर क्या है, जो जॉइंट ओनरशिप होती है और गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, हिंदू लॉ के अनुसार। प्राइवेट लिमिटेड फैमिली कंपनी क्या होती है, ऐसी फैमिली मेंबर इस कंपनी के अंदर कंपनी शेयर्स खरीदते हैं। फीचर्स क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है और बेटर कंटिन्यूटी होती है। आगे एडवांटेजेस क्या क्या इसके होते हैं, फैमिली मेंबर्स काफ़ी सिंसियरली काम करते हैं, लेस फॉर्मल प्रोसीजर होता है, कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस की सीक्रेसी बनी रहती है, मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो लीक नहीं होते, क्योंकि सारे मेंबर्स कौन है, एक फैमिली के ही हैं। कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है, लॉन्ग टर्म गुडविल बनती है और फैमिली कंटिन्यूटी बनी रहती है जनरेशन टू जनरेशन। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में भी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से बिजनेस के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, कोई डिसीजन इमोशनल वे से लिया जा सकता है। लिमिटेड कैपिटल होती है, मतलब डिफ़िकल्टी होता है एक्सटर्नल फंड को रेज करने में, मतलब बाहर से किसी से पैसे लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, परेशानी होती है। नेपोटिज्म हो सकता है, प्रेफरेंस उन रिलेटिव्स को देंगे, प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स को देंगे, ना कि टैलेंटेड पीपल को, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स को प्रेफरेंस मिलती है, तो नेपोटिज्म हो गया ये। और सक्सीशन प्रॉब्लम, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जब लीडरशिप ट्रांसफ़र करी जा रही है। जैसे 4-5 भाइयों की पार्टनरशिप थी एक बिजनेस में, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि अब
वो कहेगा नहीं मेरे बेटे को दो, नहीं वो कहेगा मेरे बेटे को दो। तो ये क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है, इस टाइम पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चर, एलिमेंट ऑफ कल्चर या कल्चर क्या होता है, तो वैल्यू, हमारी वैल्यू कैसी है, हमारा बिलीफ कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है और बिहेवियर पैटर्न कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कल्चर। क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, ट्रस्ट, मतलब एक अच्छा भरोसा होता है मेंबर्स के बीच में, लॉयल्टी होती है, कमिटमेंट होता है फैमिली बिजनेस के अंदर एक दूसरे से, रिस्पेक्ट होता है। इसके अंदर कल्चर की क्या क्या एलिमेंट है वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर सीनियर मेंबर बताते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, शेयर्ड वैल्यू होता है, मतलब कॉमन बिलीव होता है, गोल होता है सबका, और क्या होता है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, फोकस किस पे होता है, फ्यूचर जनरेशन पे। कल्चर मैटर क्यों करता है, एम्प्लॉय की रॉयल्टी अच्छी होती है, अनशेकेबल यूनिटी आती है, मतलब सब मिलजुल के काम करते हैं फैमिली बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टेबिलिटी बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है। फैमिली फर्म कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, फैमिली फर्म कैसे कैसे बनती है, तो सबसे पहले होता है फाउंडर स्टेज। इसमें क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और जिसने बनाया है, फाउंड किया है, वो फाउंडर उसको कंट्रोल करते हैं। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब जिसने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया है सारे डिसीजन वही लेता है, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होती है। नेक्स्ट है सिबलिंग पार्टनरशिप स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, बिजनेस किसके द्वारा पे मैनेज किया जाता है, ब्रदर्स एंड सिस्टर के द्वारा। जैसे हमारे मम्मी ने या पापा ने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद जब उनके बच्चे बड़े हो गए, बहन भाई, तो वो दोनों आपस में मिलके वो बिज़नेस शेयर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, दोनों मिलके काम करेंगे तभी वो बिज़नेस अच्छा चलेगा। नेक्स्ट क्या है, कज़न कॉन्सर्टियम स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, कज़न्स भी आ जाते हैं, अलग अलग फैमिली ब्रांचेस है, जैसे चाचा चाची और अलग अलग, तो वो सारे कज़न्स भी आ जाते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैनेजमेंट, प्रोफेशनल और सिस्टम एक नीडेड होता है, प्रोफेशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, फ्यूचर लीडर को चूज़ करने में, हैंडल करने में डिस्प्यूट्स को, नॉन फैमिली मैनेजर को इंटीग्रेट करने में और बैलेंस करने में ट्रेडिशन किस चीज़ के साथ, जो मॉडर्नाइजेशन आती है उसके लिए। अगर सक्सेस करना है अपने बिजनेस को तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो क्लियर सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि आगे इस सीट पे कौन बैठेगा, किसका बिजनेस होगा। ब्रिंग इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर आओ, क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। मेंटेन करो ट्रांसपेरेंट, गुड कम्युनिकेशन रखो, एक प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट करो जो नेक्स्ट जनरेशन है। जैसे मेरा बिजनेस है तो मेरे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको पहले से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो कि वो बाद में बिजनेस अच्छे से संभाल सकें। आगे क्या है, यूनिट 2 ख़त्म हो गई, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 जो कि है बिजनेस प्लान। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि बिजनेस प्लान होता क्या है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें उस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एक रोड मैप होता है बिज़नेस का कि बिज़नेस के अंदर हम क्या क्या करेंगे, कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आएंगे, कौन सा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तो सब कुछ इसके अंदर रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। जैसे हमारा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम होता है तो हम एक दिन पहले हम एक प्लान करते हैं ना कि सारी रात हम पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट इस टाइम पढ़ेंगे, ये यूनिट अभी पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे या नोट से पढ़ेंगे, तो लिखते हैं ना एक पेज पे, तो वो क्या हो गया, बिजनेस। वो तो नॉर्मल प्लानिंग हो गई है। अगर बिजनेस में ये सारी चीज़ें लिखी जाती है तो वो क्या हो जाता है, बिजनेस प्लान। तो क्या लिखा होता है इसके अंदर कि बिजनेस क्या है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, और इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, हाउ प्रॉफिट विल बी अर्न, पैसे कैसे कमाए जाएंगे, और फ्यूचर गोल क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है। ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लान के अंदर लिखी होती है। इंपॉर्टेंस क्या क्या है बिजनेस प्लान का, प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आपने पहले ही सब कुछ बना लिया ना कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बिजनेस रिस्क को कम करता है, आइडेंटिफाई करता है कि एक बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ों में एक बिजनेस अच्छा है और कौन कौन सी चीज़ों में बिजनेस वीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ को गाइड करता है कि उसको कैसे कैसे काम करना है कि बिजनेस ग्रोथ हो, और इन्वेस्टर को और बैंक को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपने उसको पूरा बिजनेस प्लान दे दिया ना, तो अगर उनको हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगेगा तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आगे क्या है, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर वेंचर। ये क्या होता है,
It is a new business started by an entrepreneur to provide goods or services and earn profit. ये क्या है? एक ऐसा बिजनेस है, नया बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. जैसे कि एक कैफ़े स्टार्ट कर लिया या एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर लिया या तो एक ऑनलाइन बिजनेस का लॉन्च कर लिया. आगे क्या है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर वेंचर स्टार्ट करने के. तो सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट नीड्स और प्रॉब्लम क्या है. एंटरप्रेन्योर ये आइडेंटिफाई करता है पीपल को जैसे हेल्दी फूड डिलीवरी चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने एक हेल्दी टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट आइडिया डेवलपमेंट करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट कर देता है अपने बिजनेस आइडिया के अंदर. जैसे हेल्दी फूड ऐप को बना दिया सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ, ठीक है. चेक करता है थर्ड स्टेप में फिजिबिलिटी एनालिसिस. इसमें चेक करते हैं कि क्या ये आइडिया प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. मार्केट फिजिबिलिटी चेक होती है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक होती है और टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक होती है. नेक्स्ट क्या होता है, प्रिपरेशन होता है बिजनेस प्लान का. बिजनेस प्लान बनाया जाता है कि कितना फाइनेंस लगेगा, कितना मार्केटिंग, कितना ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स कितनी लगेगी. फिर सारे के सारे पैसे अरेंज करे जाते हैं, फंड्स अरेंज करे जाते हैं अपने खुद की सेविंग से या लोन लेके या कोई इन्वेस्टर आके पैसे लगाता है. फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं. जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा, लाइसेंस लिए, परमिट लिए और फिर लॉन्चिंग कर देते हैं बिजनेस का. बिजनेस स्टार्ट कर देता है अपना ऑपरेशन और एक मार्केट के अंदर एंटर कर जाता है. इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है एंटरप्रेन्योर वेंचर के. तो पहला एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जॉब तो देगा ही ना वो लोगों को. प्रमोट करता है इनोवेशन, इम्प्रूव करता है इकोनॉमी, कॉम्पिटिशन अच्छा करता है और बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ये सारे इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़. ये क्या होता है, बिजनेस आइडिया जनरेशन मीन्स डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़ फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज. इसका मतलब क्या है, नया आइडिया बना रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, आप इन्वेंट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए. रूल क्या होता है, एक गुड बिजनेस आइडिया कैसा होता है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके. सोर्सेज का क्या होता है बिजनेस आइडिया आने के. सबसे पहले आपने मार्केट रिसर्च करी तो उसके द्वारा आपको पता लगेगा कि आपने कस्टमर को पढ़ा, कस्टमर की नीड को पढ़ा, ट्रेंड पढ़ा. तो एग्जांपल क्या लिखा कि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. आपने रिसर्च करी, रिसर्च से आपको पता लगा कि अब मार्केट में कस्टमर के अंदर किस चीज़ की डिमांड आ रही है, एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहते हैं वो लोग. फिर कस्टमर कंप्लेन, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, लोग रिव्यू देते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो वो कंप्लेन पढ़ के आपको पता लगेगा कि कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है. फिर वो आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है. जैसे एग्जांपल है कि आप ना डिलीवरी सर्विस काफ़ी स्लो करते हो तो आप अपना डिलीवरी स्टार्टअप काफ़ी फास्टर कर दोगे ये देख के. फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल क्रिएट न्यू बिजनेसेस. टेक्नोलॉजी नया बिजनेस क्रिएट करता है जैसे कि एआई टूल्स. आगे क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस. भैया फोर्थ क्या है, सोशल चेंज कि चेंजेस इन लाइफस्टाइल क्रिएट डिमांड. अगर किसी के लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है तो डिमांड भी क्रिएट होती है. पहले अगर वो नॉर्मल सब कुछ खाता था बट अब वो हेल्थ की तरफ फोकस कर रहा है, हेल्दी फूड खाना चाहता है, जिम की तरफ फोकस कर रहा है, फिटनेस लेना चाहता है, तो फिर वो जिम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट स्कीम भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम. और नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट. मतलब पहले से जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है. वायरलेस ईयरफोन्स आ गए. पहले क्या यूज़ करते हैं, लीड्स लगाते थे ना, अब क्या यूज़ करते हैं, ईयरबड्स, ठीक है. इम्प्रूव फ्रॉम वायर्ड ईयरफोन. आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एक अच्छे बिजनेस आइडिया की. इनोवेशन होता है उसके अंदर, प्रैक्टिकल होता है. आपने आइडिया तो अच्छा ले आया बट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा. तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए. अब आइडिया आपके पास अच्छा आया बट उससे कोई पैसे ही नहीं आएंगे, इनकम ही नहीं आएगी, तो क्या फ़ायदा. तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मार्केट डिमांड के अंदर वो एग्जिस्ट हो. आपके अंदर ऐसा डिमांड आया है, ऐसा आइडिया है जिसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो क्या फ़ायदा. और एफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है, लोग उसको खरीद सकें. टेक्निक्स क्या क्या होती हैं आइडिया जनरेट करने की, आइडिया लाने की टेक्निक क्या क्या होती है. पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग. आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है. अलग अलग लोग आके
मतलब काफ़ी ग्रुप में लोग बैठते हैं और फिर सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं और फिर वहाँ पे से एक अच्छा आइडिया जनरेट होता है। ऑब्जर्वेशन, मार्केट को पढ़ के, ठीक है, कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आइडिया आ सकता है। सर्वे करके, कस्टमर के ओपिनियन को कलेक्ट करके, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो घर पे ना टैब लेके आते थे लोग कंपनी से कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे चिप्स, कुरकुरे और फन पॉप, ये सारी चीज़ें हम खाते थे ना, तो वो पूछते थे आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या खाते हो आप ज़्यादा। तो इससे आप वो क्या करते थे, सर्वे कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी टेक्निक, कि इमेजिनेशन एंड इनोवेशन टेक्निक से भी आइडिया जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, द स्पार्क, द मैप और द मशीन। क्या लिखा है, एक गुड आइडिया वेंचर क्रिएट करता है और एक गुड प्लान क्या करता है, सर्वाइव करेगा या नहीं ये इंश्योर करता है। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपका बिजनेस बनेगा, अगर आपका प्लानिंग अच्छी चल रही है तो आपका सर्वाइवर होगा बिजनेस का, मतलब सर्वाइव कर पाएगा वो। तो क्या लिखा है, सबसे पहले आइडिया जनरेशन में क्या करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। द मशीन में क्या करते हैं, मतलब एक बिजनेस बनाते हैं, फाइनेंस, लीगल, फिजिबिलिटी सब कुछ पढ़ के। और मैप, बिजनेस प्लान के अंदर आप रोड मैप बनाते हो कि अपना बिजनेस कैसे चलाना है। नेक्स्ट क्या है, टीम बिल्डिंग। ये क्या होता है, टीम बिल्डिंग मीन्स सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर बिजनेस गोल। आप लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, सबको लोगों को लेके एक साथ आ रहे हो, पीपल्स को काम पे, ताकि वो अपना बिजनेस गोल अचीव कर पाए। एक टीम बना रहे हो, जो देखो आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपने रिक्रूटमेंट करी, उसके थ्रू आप लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, फिर उनको ऑर्गेनाइज़ किया उनके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, फिर उनको अपने काम पे लेकर आए हो एक साथ, ताकि वो अपना बिजनेस गोल अचीव कर सके। अगर आपके बिजनेस में टीम अच्छी है ना तो आपका बिजनेस सक्सेस भी अच्छा होगा। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर आपके यहाँ टीम अच्छी है, ह्यूमन अच्छे हैं, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली अच्छी होगी, डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, काम बट जाता है, क्योंकि ग्रुप लेकर आए हो ना, टीम लेकर आए हो, तो अलग अलग लोगों को उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम दे दोगे, वर्कलोड कम हो जाएगा और क्रिएटिविटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है एक अच्छा टीम की, एक अच्छी टीम कैसी होती है, कम्युनिकेशन, उन लोगों के अंदर बातचीत अच्छी से होती है, कॉपरेट करके चलते हैं, सब एक साथ रह के चलते हैं, लीडरशिप होती है, मोटिवेट करते रहते हैं उनको टाइम टू टाइम, उसमें से कोई 1%, कॉमन गोल, सबका एक ही गोल होता है, ठीक है, और ट्रस्ट होता है लोगों को आपस में एक दूसरे पे। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, सब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लोगों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं। अगर एक टीम है 10 बंदे हैं तो क्या 10 लोग सेम ही चीज़ सोचेंगे, नहीं ना, सबके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लीडरशिप अच्छी नहीं हो सकती और कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस। स्टेप्स क्या क्या है टीम बनाने के, सबसे पहले आप गोल डिफाइन करोगे, क्लियर करोगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपने सेट किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे मेंबर्स को, जो स्किल्ड मेंबर्स हैं, टैलेंटेड मेंबर्स हैं, टैलेंटेड पीपल्स हैं, उनको चूज़ करोगे, फिर उनको रोल दोगे कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। फिर आप कम्युनिकेशन करोगे, रेगुलर मीटिंग डिस्कशन होगी और एट द एंड मोटिवेशन प्रोवाइड करोगे। जो अच्छा काम करेगा उसको ट्रॉफी दोगे, बोनस दोगे, ठीक है, इनकरेज करोगे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन क्या होता है, कोई नया चीज़ लाना, जो कि मतलब कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना जो कि नया हो और यूज़फुल हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन क्या क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा करता है, इंक्रीज़ करता है प्रॉफिट को, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ करता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, जैसे कि डिजिटल पेमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इनोवेशन ही तो है ना, पहले डिजिटल पेमेंट होती थी। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन कितने तरीके से कर सकते हो, पहला है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और फेलियर क्रिएट इनोवेशन। आपने सोचा नहीं था कि आप सक्सेस कर जाओगे या आपने सोचा नहीं था कि आप फेल हो जाओगे, तो उसके द्वारा भी इनोवेशन हो जाती है, जैसे कि पेनिसिलिन डिस्कवरी। मार्केट नीड्स, कस्टमर डिमांड भी इनोवेशन के लिए इनकरेज करती है, जैसे कस्टमर की नीड क्या है उस अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, इनोवेशन करा, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन ऐप। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी इनोवेशन क्रिएट करती है, लाइक स्मार्टफोन। इंडस्ट्री चेंजेस, इंडस्ट्री के अंदर चेंज आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, जैसे कि
ई कॉमर्स हो गया आप ट्रेडिशनल रिटेल शॉप्स की जगह पे। डेमोग्राफिक चेंजेस, पॉपुलेशन चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। प्रोडक्ट फॉर एल्डरली पीपल, जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए प्रोडक्ट। साइंटिफिक रिसर्च, रिसर्च क्या करता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ ही तो बनाते हैं ना, तो जैसे कि वैक्सीन्स और मेडिसिन्स। आगे क्या है, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी के अंदर क्या करते हैं, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, न्यू एंड यूनिक आइडिया, कोई नया आइडिया जनरेट करना या कोई यूनिक आइडिया जनरेट करना है। यहाँ पे हम डिस्कवर कर रहे थे, डिस्कवर मतलब खोजा था, ढूंढा था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था, लोगों के सामने लेके आए थे, बट यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या देता है, हमें आइडिया देता है, जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप या लॉन्चिंग जोमेटो और स्विगी। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मीन्स कन्वर्टिंग आइडिया इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले तो आपका आइडिया आया, आइडिया को जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। आप आइडिया को क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर की, उसका एक विजनरी माइंडसेट होता है, एक विजन होता है माइंड में, गोल होता है, इनोवेटिव थिंकिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होती है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्रिएटिविटी है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है, आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, मतलब बाकी बिजनेस से आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, हेल्प करेगा इनोवेशन के अंदर, कस्टमर्स आपके बिजनेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और बिजनेस ग्रोथ अच्छा होगा, बढ़ेगा। बैरियर्स क्या क्या होते हैं क्रिएटिविटी के, मतलब प्रॉब्लम्स की, डर हो सकता है फेल होने का, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, रिसोर्स आपके पास कम हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होना चाहिए चाहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया बट वो चाहते हैं कि मैं ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करूँगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन, इनोवेशन मैनेज करने में कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं। इनोवेशन मीन्स हैंडलिंग न्यू आइडियाज़ एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैनेजिंग इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नए आइडिया को हैंडल करना और उसको बिजनेस एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर कन्वर्ट करना। तो कौन कौन से रिस्क होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा आ सकता है, इनोवेशन के अंदर रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट होती है और उसके अंदर कॉस्ट क्या आ सकता है, ज़्यादा। स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की कमी हो सकती है, इनोवेशन के लिए आपके पास टैलेंटेड वर्कर्स होने चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इनोवेशन करना ही नहीं चाहते, वो इसके पूरे खिलाफ होते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिस्क ऑफ फेलियर, हमने पढ़ लिया कि रिस्क ऑफ फेलियर होता है कि डर होता है कि वो फेल हो जाएंगे। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है। कंपटीशन, अगर आपने कोई अपना नया इनोवेशन लेकर आए तो वो कॉपी कर सकता है कोई कॉम्पिटिटर। और नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपको पैसों की कमी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन टूल किट, कैसे इसका सॉल्यूशन करोगे, तो प्रॉपर प्लानिंग करो इनोवेशन के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो जो लोग रेडी नहीं होते, रिसर्च करते रहो कंटिन्यू बेसिस पे, कस्टमर की फीडबैक लो और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना चाहिए, ठीक है। ये वही है जो अभी तक हमने पढ़ा है। एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी पता है क्या होती है, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होता है कि बिजनेस गोल में मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। शॉर्ट टर्म प्लान तो ये हो गया कि मुझे सेल्स बढ़ानी है इस साल की, ये क्या है शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो गया कि मेरे को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बननी है, ये क्या हो गया लॉन्ग टर्म प्लान। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, कितने टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, एक होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, इसमें क्या होता है प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो आप लोगों को काफ़ी कम प्राइस पे, जैसे कि बजट एयरलाइंस, ठीक है, तो ये क्या हो गया लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी इसका नाम होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, आप एक यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, एक अलग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट क्या फोकस स्ट्रैटेजी, इनका स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे फोकस होता है, मार्केट के एक स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस होता है, पूरी मार्केट पे फोकस नहीं होता। जैसे कि लग्जरी ब्रांड, तो लग्जरी ब्रांड अगर ये बेच रहे हैं तो इनका मेन फोकस किस पे है, जो रिच पीपल होते हैं उन पे। आगे स्केलिंग अप क्या होता है, स्केलिंग अप क्या होता है अपना बिजनेस बढ़ाना, एक्सपेंड करना, बिजनेस के ऑपरेशन बढ़ाना और ग्रोथ को बढ़ाना। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, आपने एक नई ब्रांच खोल ली, समझ आया। मेथड्स का क्या होता है स्केलिंग अप करने के, सबसे पहले आप मार्केट एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है,
सेलिंग प्रोडक्ट इन न्यू लोकेशन, अपना प्रोडक्ट नई नई जगह पे सेल कर रहे हो। फिर प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। पहले एक ही प्रोडक्ट बेचते थे, अब 4-5 प्रोडक्ट ले आए। जैसे आप पहले एक ही प्रकार का शैम्पू बेचते थे, अब 4-5 फ्लेवर्स के शैम्पू लेके आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंचाइजिंग, अलाउ करो अदर लोगों को कि वो अपना आपका बिजनेस ऑपरेट कर सके। जैसे मैकडी हो गया, तो ये एक फ्रेंचाइजी है। ऑनलाइन एक्सपेंशन करो, सेलिंग करो ई कॉमर्स के थ्रू। तो ये सब क्या है, मेथड्स है स्केलिंग अप के। चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं, फाइनेंशियल इशू, पैसों की कमी आ जाती है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के टाइम पे। एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है, क्वालिटी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। सोचते प्रोडक्ट तो ज़्यादा बिक ही रहा है, क्वालिटी मेंटेन करके क्या ही करना है, ठीक है। तो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर नई मार्केट में एंटर करोगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, और ग्रोथ टेंशन भी बढ़ा देती है, ठीक है। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस ये क्या होता है, इट मीन्स सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। क्या होता है, क्यों करते हैं, वाई प्लान, क्यों बनाते हैं प्लान, ताकि हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, यूज़ हो सके रिसोर्सेज का अच्छे से। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे ना, तो आपका इतना सारा प्रोडक्ट, इतना सारा रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं बिजनेस प्लान देके, और अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। अनसर्टेनिटी मतलब जो अचानक से जो चीज़ें हो जाती है जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं। स्टेप्स क्या क्या होते हैं बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस के, सबसे पहले क्या होता है, आप समरी बनाते हो, शॉर्ट ओवरव्यू देते हो अपने बिजनेस का कि मेरा बिजनेस इस चीज़ में डील करेगा, यहाँ पे देगा। आपने एक अपना शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया बिजनेस का। उसके बाद बिजनेस के डिस्क्रिप्शन दोगे, नेचर क्या है आपके बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का, क्यों खोला आपने बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले आपने समरी दी, अपने बिजनेस के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दिया, फिर आपने बिजनेस के बारे में बताया, फिर मार्केट एनालिसिस करोगे, कस्टमर्स एंड कंपटीटर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर मार्केटिंग प्लान करोगे कि प्राइसिंग कितनी रखनी है, प्रमोशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखना है। फिर ऑपरेशनल प्लान कि डेली बिजनेस ऑपरेशन कैसे करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे रखना है, कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रोल का क्या क्या होगा। फिर फाइनेंशियल प्लान करोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, पैसे कैसे ज़्यादा बढ़ेंगे, रेवेन्यू कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे, एस्टिमेट कैसे होगा, और एट द एंड रिस्क एनालिसिस करते हो कि रिस्क क्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। बिजनेस प्लान, ड्राइंग बिजनेस प्लान मतलब इट मीन्स प्रिपेयरिंग अ रिटर्न बिजनेस डॉक्यूमेंट। रिटर्न बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसको क्या बोल देते हैं, ड्राइंग बिजनेस प्लान। फीचर्स क्या क्या है, क्लियर होता है, सिंपल होता है, रियलिस्टिक होता है, रियल है, माइंड में नहीं सोच रहे आपने उसको एक पेपर पे बना दिया, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हो, डिटेल्ड होता है, हर चीज़ उसके अंदर लिखी होती है, और गोल ओरिएंटेड होता है, एक गोल के लिए बनाया होता है। फॉर्मेट क्या क्या होता है बिजनेस प्लान का, सबसे पहले उसके अंदर लिखा होता है कवर पेज, जिसके अंदर लिखा होता है कि बिजनेस का नाम क्या है और बिजनेस की डिटेल। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव समरी, इसके अंदर एक ओवरव्यू दिया जाता है बिजनेस के बारे में। फिर विज़न क्या है, मिशन क्या है, मतलब फ्यूचर के गोल क्या है, पर्पसेस क्या हैं। प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन, कौन कौन से प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो, व्हाट बिजनेस ऑफर, बिजनेस क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट, कौन से सर्विसेज, ये सारी चीज़ें। और फिर लास्ट मार्केट एनालिसिस की टारगेट करते हो कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। फिर क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिखी होती है कि एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे, सेल्स स्ट्रैटेजी कैसे करोगे। नेक्स्ट ऑपरेशनल प्लान लिखे होता है कि प्रोडक्शन एंड डेली ऑपरेशन, लाइन वाइज आइए। मैनेजमेंट टीम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लान कैसे करना है, और कंक्लूजन, जो प्लान किया था ना उसी को रिटर्न फॉर्म में लिख दिया। आगे फेलियर कैसे हो, बिजनेस प्लान का फेल कैसे हो जाता है, ठीक है। बिजनेस प्लान फेल होने का मतलब क्या है कि जो आपने प्लान बनाया वो इनेबल है, उसको इम्प्लीमेंट करना इनेबल है बिजनेस गोल अचीव करने के लिए। तो क्या इफेक्ट आ जाते हैं इसके, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। आपने वो प्लान बनाया, आपने अपना बिजनेस खोल लिया, ठीक है। अब उसका इफेक्ट क्या, अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो आपको पैसे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मतलब जो भी लोग आपके कंपनी में काम कर रहे थे उनकी नौकरी चली जाएगी, लॉस हो जाएगा आपकी कंपनी के रेपुटेशन का, और आपका बिजनेस बंद करना भी पड़ सकता है। आगे क्या है, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं फेलियर के, बिजनेस बंद होने के कौन कौन से रीज़न होते हैं। मार्केटिंग रिसर्च नहीं करी हो आपने, कस्टमर की डिमांड क्या है ये आपने समझे बिना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं करी, पैसे हैं नहीं आपके पास, बजटिंग काफ़ी बेकार कर दी। अनरियलिस्टिक गोल, जो गोल आपने बनाया है वो इम्पॉसिबल है अचीव करना।
वीक मैनेजमेंट, लीडरशिप काफ़ी बेकार है, डिसीजन मेकिंग स्किल काफ़ी बेकार है, इनोवेशन काफ़ी कम होता है, ठीक है। फेलियर टू अडॉप्ट, मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है वो सारे आप अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, पुअर मार्केटिंग कर रहे हो, कस्टमर अनअवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। इग्नोर कर रहे हो कंपटीशन को, कॉम्पिटिटर्स को पढ़ ही नहीं रहे, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि महंगाई हो गई या रिसेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, तो प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च करो, फाइनेंशियल कंट्रोल रखो, पैसों का देखो कि कितने पैसे की ज़रूरत है, एक अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड करो, इनोवेशन करो और कस्टमर पे फोकस करो और इफेक्टिव प्लानिंग करो। जो यहाँ पे लिखे थे ना, इन्हीं का अपोजिट कर दोगे तो वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। यूनिट 3 भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है यूनिट 4 जो कि है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या होता है ये, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना। अब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होगी, तो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उनको लेके आ रहे हो, उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो और उनको अच्छे से यूज़ कर रहे हो ताकि आपका बिजनेस अच्छे से स्टार्ट हो पाए और ग्रो हो पाए। एक एंटरप्रेन्योर बिना रिसोर्सेज के बिजनेस नहीं चला सकता, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और मोबिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है रिसोर्सेज की। केस स्टडी देखो कि एक बेकरी ओपन करनी है तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी क्योंकि आपको ओवन और रॉ मटेरियल खरीदने होंगे, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होगी पकाने के लिए, बेक करने के लिए, शॉप चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और मार्केटिंग रिसोर्सेज चाहिए होंगे ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। तो ये सारी अरेंजमेंट जो आप करोगे ना, इसको क्या बोलोगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं कि सफिशिएंट फंड, जितने पैसों की ज़रूरत है उतने आप अरेंज कर पाओ, ह्यूमन रिसोर्स जितने चाहिए उतना आप लेकर आओ, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल ऑब्टेन कर पाओ, स्मूथ फंक्शनिंग चले, ठीक है, कहीं पे कोई किसी चीज़ की कमी ना पड़े और प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। इंपॉर्टेंस क्या क्या होगी, बिज़नेस काफ़ी अच्छे से चलेगा, स्टार्ट बिज़नेस काफ़ी अच्छे से होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, बिज़नेस एफिशिएंसी अच्छी होगी, ठीक है, सपोर्ट करेगा बिज़नेस को बढ़ाने में और इनोवेट करने में और क्रिएट करेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 6 टाइप के होते हैं रिसोर्सेज, देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला हो गया फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब पैसे से रिलेटेड, मोनेटरी रिसोर्स नीडेड फॉर बिजनेस एक्टिविटी। सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, पैसा। तो मोनेटरी रिसोर्स जैसे कि कैपिटल, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कैश रिजर्व्स। इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, मशीन खरीदने में हेल्प करता है, पेमेंट करने में हेल्प करता है, सैलरी की, मार्केटिंग एक्सपेंस, जो भी खर्चा हो रहा है आपको अपनी शॉप चलाने में उसमें, और डेली ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज की नीड होती है, टेंजिबल एसेट्स जिसको हम छू और देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स, और वही होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, नेसेसरी, ज़रूरी होता है ये प्रोडक्शन करने के लिए और एक बिजनेस का ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन करे जाते हैं जैसे कि पानी, मिनरल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस का क्या होता है, असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे कि एग्रीकल्चर और माइनिंग। आगे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ये क्या होते हैं, पीपल, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर हो गए, टेक्नीशियन हो गए और कंसल्टेंट हो गए। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसको ज़रूरत है प्रोग्रामर की, डिज़ाइनर की और प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। कौन कौन की, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या हो गए, टेक्नोलॉजी जो आपको बिजनेस प्रोसेस में चाहिए जैसे कि सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, ऑटोमेशन टूल और एआई। इंपॉर्टेंस क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, रिड्यूस करता है आपके कॉस्ट और मतलब टाइम बचाता है। इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, ये क्या होता है, नॉलेज बेस्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉलेज पे बेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम में, बिजनेस आइडिया। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यूनिकनेस क्रिएट करता है आपके बिजनेस में, अलग दिखाता है सबसे और प्रोवाइड करता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। प्रोसेस का क्या होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, तो सबसे पहले आप नीड आइडेंटिफाई करोगे। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, शेफ़ चाहिए, फर्नीचर चाहिए, किचन की इक्विपमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं, एक अच्छी सी प्रिपेयर करते हैं डिटेल्ड प्लान जिसके अंदर क्वांटिटी लिखा होता है, कॉस्ट लिखा होता है और सोर्सेज लिखे होता है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। फिर इस सोर्सेज को सर्च करते हैं, सोर्स कर
आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से रिसोर्स ला सकते हैं, बैंक से या इन्वेस्टर से या रिक्रूटमेंट एजेंसी से। बैंक से क्या लाएंगे? पैसे, लोन्स। इन्वेस्टर से क्या लाएंगे? फंडिंग। और रिक्रूटमेंट एजेंसीज के क्या लाएंगे? एम्प्लॉयज़। फिर क्या? एक्वाजिशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे। रिसोर्सेज परचेज कर लिए जाते हैं या अरेंज कर लिए जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, मशीनरी को परचेज कर लिया और कैपिटल रेज कर लिया। फिर उस रिसोर्सेज का यूज़ करोगे। रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए एक एफिशिएंटली मैनर में, ताकि वेस्टेज कम से कम हो, वेस्ट कम से कम हो। फिर आप मॉनिटर करोगे, टाइम टू टाइम चेक करोगे कि रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर उसको कंट्रोल करोगे। इंपॉर्टेंस क्या है प्रोसेस का? मिसयूज़ कम करता है, कॉस्ट कम करता है और परफॉर्मेंस अच्छी करता है। ठीक है, इससे क्या होगी? बिजनेस सक्सेस और बिजनेस का ग्रोथ। एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जैसे फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, नेचुरल, ये सारे क्या होते हैं? रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है एक आइडिया को किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए? एक आइडिया को बिजनेस के अंदर या रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। ये प्रोसेस है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप नीड आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्लान करोगे, फिर रिसोर्स सर्च करोगे, फिर उनको लेके आओगे, फिर यूटिलाइज करोगे और फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड। फंड कैसे अरेंजमेंट करेंगे? क्या होता है ये? इट मीन्स कलेक्टिंग मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस चलाने के लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है उसको कलेक्ट करना, कहीं से लेके आना। क्यों चाहिए होता है हमें फंड? क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, असेट्स खरीदने के लिए, डेली एक्सपेंस जो भी होते हैं बिज़नेस के अंदर उनको झेलने के लिए, और एक्सपेंशन, अगर बिज़नेस बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है फ़ंड का? बिज़नेस ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ चलता है, बिज़नेस एक्सपेंशन करने में मदद मिलती है, सैलरी और बिल देने में हेल्प होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने में हेल्प होता है और मार्केटिंग और प्रमोशन में भी मदद देता है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं? आपका बिज़नेस किस नेचर का है, किस टाइप का बिज़नेस है, उस अकॉर्डिंग आप फंड का देखोगे। ठीक है, बिज़नेस का साइज़ कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन स्केल कैसा और मार्केट की कंडीशन कैसी है, ये सारे फैक्टर्स हैं। आप कितने सोर्सेज से आप फंड लेके आ सकते हो? पहला है इंटरनल सोर्सेज और नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल मतलब ऐसा फंड जो बिज़नेस के अंदर ही बनाया गया है, बिज़नेस के अंदर ही जनरेट किया गया है। जैसे आपके खुद के पर्सनल सेविंग है, आपने रिटेन अर्निंग रख रखी है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? जैसे 1 साल का जो बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपने डिविडेंड बांट दिया, शेयर होल्डर्स को आपने पैसे दे दिए, जो जिनको भी जितने पैसे देने थे उतने दे दिए। फिर जो पैसे जो बचे हैं जो आपने कंपनी के अंदर रख रखे हैं उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। और लास्ट में असेट्स बेच के पैसे ला सकते हो। एडवांटेज क्या है? रीपेमेंट का कोई प्रेशर नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको पैसे वापस करने हैं, फुल कंट्रोल ओनर के पास ही रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? कि आपके पास लिमिटेड ही पैसे आ सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं? जब आप किसी आउटसाइड सोर्स से पैसे लेके आ रहे हो, जैसे कि बैंक से लोन लिया है, किसी इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं, वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर। एडवांटेज क्या होते हैं? काफ़ी सारा पैसा आ जाता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है? कि पेमेंट देना होता है हमें, इंटरेस्ट भी देना होता है, पैसे भी वापस करने होते हैं और ओनरशिप भी हमारी शेयर में हो जाती है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या थे? मतलब पहले के टाइम पे कौन कौन से ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है? पर्सनल सेविंग, एंटरप्रेन्योर अपने खुद के पैसे यूज़ कर लेता था, तो इसमें खुद की पूरी ओनरशिप होती थी, पूरा उसी का हक होता था और कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था उस पैसों पे, मतलब ब्याज नहीं देना होता था। डिसएडवांटेज क्या है? वही लिमिटेड है। फिर फ्रेंड एंड रिलेटिव से पैसे मांग लेते थे, ईजिली मिल जाता था, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट कर सकते थे, ये रिलेशनशिप इशू ला सकता था। फिर बैंक से पैसे ले सकते थे, इसमें लार्ज अमाउंट अवेलेबल होता था पर इंटरेस्ट और कोलेटरल रिक्वायर्ड होता था। या तो इंटरेस्ट दो, और इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। जब आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ट्रेड क्रिएटेड ले सकते हो, मतलब सप्लायर्स प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। जो सप्लायर्स होते हैं ना वो आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट पे, तो इससे कैश फ्लो अच्छा होता है और शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड मिलता है, मतलब आपको कम समय में ही पैसे वापस करने होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देता सप्लायर। गवर्नमेंट असिस्टेंट मिलती है, जैसे कि ग्रांट्स या सब्सिडीज़ मिलना। आगे क्या है? फंडिंग प्रपोजल राइट करना है। ये क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर करा जाता है इन्वेस्टर को कन्वेंस करने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कन्वेंस करने के लिए कि आप हमें पैसे दो।
मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कन्वेंस किया जाता है इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो पैसे प्रोवाइड करे। क्या एक्सप्लेन करता है ये? बिजनेस का आइडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे की ज़रूरत कितनी है और प्रॉफिट एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, लोन सिक्योर करना, बिजनेस पोटेंशियल को एक्सप्लेन करना और ट्रस्ट बनाता है फाइनेंशियर्स के सामने। फंडिंग प्रपोजल कैसे कैसे दिया, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। सबसे पहले समरी देते हैं, सब कुछ बताते हैं बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस का नाम क्या है, कैसा है। फिर एक बिज़नेस डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिटेल देते हैं कि बिज़नेस किस नेचर का है, कौन से नेचर का प्रोडक्ट है, इसमें सर्विस क्या है, मिशन क्या है, विज़न क्या है। फिर मार्केट एनालिसिस के बारे में बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन बताते हैं टारगेट कस्टमर्स का, कॉम्पिटिटर्स का, मार्केट डिमांड का। फिर एक एक्सप्लेन करते हैं कि बिज़नेस कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा। आगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बताते हैं कि कितने पैसे की ज़रूरत है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। स्ट्रैटेजी बताते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करे जाएंगे। एक्सपेक्ट करता है सेल्स, प्रॉफिट एंड एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। और रिस्क एनालिसिस के कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं हमारे बिजनेस में और उनके सॉल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू सक्सेसफुल अनलॉक ट्रेडिशनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज योर प्रपोजल मस्ट हिट दिस मार्क्स। आपका एक अच्छा प्रपोजल बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। मतलब क्लियर बताओ आप सब कुछ और छोटा होना चाहिए, कंसाइज। रियलिस्टिक फाइनेंशियल डाटा दो, कोई झूठ मूठ मत लिखो, रियल बताओ। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हो, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद उसको बनाओ और प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करो। ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये क्या होता है? जब गवर्नमेंट, सरकार प्रोवाइड करती है कैपिटल, पैसे प्रोवाइड करती है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो सके और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कौन कौन से 3 पिलर होते हैं इसके? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है और लोन देती है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वेल्दी इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर पर्सनल मनी इन स्टार्टअप। दे जनरली इन्वेस्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द बिजनेस। वेल्दी इंडिविजुअल जिनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं अपने खुद के पर्सनल मनी। किसमें? एक बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा होता है ना उस टाइम पे। तो ये ज़्यादातर उसी टाइम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब एक बिज़नेस स्टार्ट हो रहा होता है। फीचर्स का क्या होता है? पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है ना, क्या पता वो ग्रो करे, बंद हो जाए। प्रोवाइड करते हैं मेंटरिंग, ठीक है, और क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ को। किसी के अंदर आइडिया आया, उसको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा उसमें लगाते हैं। एडवांटेज क्या है? इजी एक्सेस होता है स्टार्टअप फंडिंग का, बिजनेस गाइडेंस मिलती है और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। और डिसएडवांटेज क्या है? ओनरशिप शेयरिंग, मतलब आपको ओनरशिप देनी पड़ती है दूसरे को, उसके पास भी पावर हो जाता है बिजनेस चलाने का। और इन्वेस्टर में एक्सपेक्ट हाई रिटर्न। इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्ट किया है जिसने वो हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल। ये क्या होता है? फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स टू स्टार्टअप एंड इनोवेटिव बिजनेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल बाय इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटलिस्ट। कुछ इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप के लिए और इनोवेटिव बिजनेस के लिए ताकि एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गया? टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऑफन रिसीव वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलती है जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करते हैं। फीचर्स का क्या होता है? हाई रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, इनोवेशन पे फोकस होता है और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट के अंदर। एडवांटेज क्या है? लार्ज फंडिंग सपोर्ट मिल जाता है, बिजनेस गाइडेंस मिल जाती है एक्सपर्ट से और रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता है। और डिसएडवांटेज क्या है? ओनरशिप डिल्यूजन हो जाता है और इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजंस को। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटलिस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंस, याद रखना। आगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन है एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल में। ये पर्सनल फंड प्रोवाइड करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं। ये स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये अर्ली स्टेज में देते हैं, ये ग्रोथ स्टेज में देते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ये लार्ज होते हैं। कंट्रोल इनका लेस कंट्रोल होता है, इसका मोर कंट्रोल होता है। आगे चलें। Organizing that support startup by providing infrastructure, mentoring, training and financial assistance, they help new businesses survive and grow। ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से
वो करें, ऑर्गेनाइज करें, मेंटरिंग अच्छे से दे, ट्रेनिंग अच्छे दे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छी हो, तो एक बिज़नेस को सर्वाइव और ग्रो करने में काफ़ी अच्छा होता है। इससे क्या होती है, स्टार्टअप कॉस्ट कम हो जाती है, इनकरेज करता है इनोवेशन को, सर्वाइवल रेट इंप्रूव करता है और प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट सपोर्ट। किसके बारे में पढ़े हम, बिजनेस इनक्यूबेटर्स। क्या होता है इनक्यूबेटर्स के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, नेटवर्क सप्लाई, ऑफिस स्पेस, मेंटरिंग, नेटवर्क सप्लाई, इंटरनेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल गाइडेंस और फंडिंग असिस्टेंस। समझ आया? क्या होते हैं इनक्यूबेटर्स? क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, उनको मेंटरिंग करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके वो हेल्प करते हैं एक बिज़नेस को सर्वाइव करने में और ग्रो करने में। उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, बिजनेस इनक्यूबेटर्स। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें होती है ये हमने पढ़ लिया था, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ऑफिस स्पेस देते हैं, इंटरनेट देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, नेटवर्किंग सपोर्ट देते हैं और फंडिंग असिस्टेंट भी मिलती है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, कितने टाइप के बिजनेस इनक्यूबेटर्स होते हैं, तो पहला हो गया यूनिवर्सिटी इनक्यूबेटर्स, स्टार्टेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इनक्यूबेटर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, और प्राइवेट इनक्यूबेटर्स सपोर्टेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेटेड बाय। एग्जाम्पल क्या है इंडिया के अंदर, स्टार्टअप इंडिया इनक्यूबेटर हो गया और IIT इंक्यूबेशन सेंटर हो गए। आगे क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है मोबिलाइजेशन के अंदर, डिफ़िकल्टी आ जाती है। सबसे पहले तो फाइनेंस की कमी हो जाती है, डिफ़िकल्टी आ जाती है एक स्किल्ड एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने में, हाई कंपटीशन होता है काफ़ी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं हो पाती और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सारी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस क्या क्या है, एक अच्छी प्लानिंग करो, गवर्नमेंट सपोर्ट हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करें और नेटवर्किंग। आगे क्या है, यस या यूनिट 4 भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है यूनिट 5। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें कि एंटरप्रेन्योर जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, वो 2 और चीज़ों पे ध्यान देता है। ठीक है, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं, कौन से 2 रिसोर्सेज है, एक हो गया फाइनेंस और कॉस्ट को मैनेज करना और दूसरा क्या हो गया एम्प्लॉयज़, कस्टमर रिलेशनशिप और ओवरऑल ऑपरेशन को भी मैनेज करना। तो जो गवर्नमेंट है ना वो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेती हैं कि इन 2 एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सके, लोन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और इंसेंटिव प्रोवाइड करके। तो नेक्स्ट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, फाइनेंस को, पैसों को प्लानिंग कर रहे हो, पैसे को अरेंज कर रहे हो, उनको कंट्रोल कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो एक बिजनेस के अंदर। समझ आया? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरी एंटरप्राइज बिकॉज विदाउट मनी बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कैरिड आउट। आप कोई भी चीज़ करने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा। पैसे के बिना तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए फाइनेंस क्या है, एक बिजनेस का बैकबोन होता है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी जाती है। तो क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है, प्रॉपर यूज़ हो पाता है इससे फंड का। ठीक है, सफिशिएंट कैश अवेलेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बनी रहे, ये इंश्योर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है, रेड्यूस हो फाइनेंशियल रिस्क, कभी भी मुझे फाइनेंस के लिए रिस्क ना हो जाए। ठीक है, और बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, हेल्प करता है स्मूथ रनिंग बिजनेस की, अवॉइड करता है मनी शॉर्टेज, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मेंटेन करता है प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एक बिजनेस का। समझ आया? आगे क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप एस्टिमेट करते हो कि कितने पैसों की आपको ज़रूरत है एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और उस बिज़नेस को चलाने के लिए। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मशीनरी, रॉ मटेरियल, सैलरी, रेंट, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या करते हो, अरेंज करते हो उन पैसों को। सोर्सेज, कहाँ से लाते हो पैसे, ओनर का होता है, ठीक है, या तो बैंक से लोन लेते हो, या तो इन्वेस्टर से लेते हो, या तो गवर्नमेंट स्कीम से। फिर उस फंड का यूज़ करते हो, यूटिलाइजेशन करते हो उस फंड का। ठीक है, यूज़ करते हो फंड का एफिशिएंटली बिना किसी वेस्ट के।
नेक्स्ट क्या करते हो, फाइनेंशियल कंट्रोल करते हो, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट का, कैश फ्लो का, और एट द एंड आप प्रॉफिट मैनेजमेंट करते हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हो जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट करते हो, जो प्रॉफिट बच जाता है फिर उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर, रिजर्व फंड रखते हो और डिविडेंड पे करते हो ओनर्स को। समझ आया? जितने भी स्टेप्स हमने अभी तक पढ़े हैं सबको लर्न कर लेना, चांसेस है कि आपके पेपर में आ सकता है। सोर्सेज क्या क्या होता है फाइनेंस के, सोर्सेज कितने होते हैं, तो दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्स और एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्स। ऐसे फाइनेंस जो कि 1 साल से कम के लिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स, और जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स। तो शॉर्ट टर्म सोर्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर इक्विटी शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स और वेंचर कैपिटल। क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, एंटरप्रेन्योर फ्रीक्वेंटली फेल, किस वजह से एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है, लैक ऑफ कैपिटल, पुअर बजटिंग, अच्छे से बजटिंग नहीं कर पाता, मिसयूज़ कर लेता है फंड का, एक्सेसिव कुछ ज़्यादा ही लोन उधार ले लेता है और इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर फाउंडेशन क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारे फंड के सोर्सेज का एक बिजनेस के अंदर, मतलब आपने कहाँ कहाँ से फंड लेकर आए हो उन सबको कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बिजनेस के अंदर। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, फाइनेंशियल रिस्क कम करता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है, बिजनेस स्टेबिलिटी अच्छी करता है और एक्सपेंशन में मदद करता है। तो कौन कौन से फंड होते हैं, एक तो होता है ओनर का फंड, ठीक है, जो उसका खुद का फंड होता है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, और एक होता है डेब्ट, मतलब जो हम किसी से लेते हैं। इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दो टाइप के होते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर, जो मनी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर ओनर्स या शेयर होल्डर्स, उसको क्या बोलता है, इक्विटी कैपिटल। फीचर्स क्या होते हैं, ये परमानेंट कैपिटल होता है, शेयर होल्डर्स कौन होता है, बिजनेस का ओनर बन जाता है, और डिविडेंड इनकी फिक्स नहीं होती। एडवांटेज क्या है, कोई रीपेमेंट का प्रेशर नहीं होता, इम्प्रूव करता है क्रेडिट वर्दीनेस। डिसएडवांटेज क्या है, ओनरशिप को डिवाइडेड हो जाती है, मतलब आज सारी ओनरशिप मेरी थी, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, बट अगर शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर तो अब उनकी भी ओनरशिप हो जाएगी कंपनी में। और प्रॉफिट शेयरिंग ज़रूरी है, जितना प्रॉफिट होगा मुझे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेब्ट कैपिटल, ये क्या होता है, मनी आपने किसी आउटसाइडर से ली है, जैसे कि बैंक लोन लिया है, डिवेंचर या बॉन्ड्स के थ्रू। एडवांटेज क्या है, ओनरशिप आप ही के पास रहेगी, एंटरप्रेन्योर की ओनरशिप रहती है, और इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन होता है, आपको वापस करना होता है उसको, और फाइनेंशियल रिस्क आपके बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, कैसे आप एक अच्छा कैपिटल बैलेंस कर सकते हो, आइडियल कैपिटल बैलेंस कर सकते हो। तो कैसा होता है, कैसे बैलेंस करोगे कि डेब्ट एंड इक्विटी को इस तरह से यूज़ करो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम से कम आए, मतलब आप जो ये उधार ले रहे हो ना पैसे इक्विटी से और डेब्ट से, तो ये जो आपको उधार लेने की जो कीमत लग रही है ये कम से कम आए, ऐसा आप बैलेंस बनाओ दोनों के बीच में। और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क कंट्रोल के अंदर है, ऐसा रिस्क हो जिसको आप कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। किस चीज़ों पे डिपेंड करता है ये कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी है, बिजनेस रिस्क कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मार्केट कंडीशन कैसी है और गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है। समझ आया कैपिटल स्ट्रक्चर। डेब्ट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी क्या होती है, जो ओनर पैसे लगाते हैं, और डेब्ट क्या होता है, जब हम आउटसाइडर से पैसे लेते हैं। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि एक बिज़नेस कैसा है, और उसको मेंटेन करना, एक अच्छा बैलेंस बनाना इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा बैलेंस कैसे बना पाते हो, कैसे देखते हो कि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगे और रिस्क कंट्रोल के अंदर रहे। समझ आया ना कैपिटल बैलेंस या कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विद इन अ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बताता है, ये अरेंजमेंट बताता है कि किसकी कौन सी ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या काम करना है, किसके पास कितनी पावर है, और कम्युनिकेशन बताता है एक बिज़नेस के अंदर कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन होगी, कैसे कैसे बातचीत होगी एक बिज़नेस के अंदर, ठीक है। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या क्या बताता है ये कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। डिवीज़न ऑफ वर्क, मतलब किसको क्या काम मिला हुआ है। कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। इंपॉर्टेंस क्या है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है, कन्फ्यूज़न अवॉइड करता है, डिसिप्लिन
इंश्योर करता है और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फंक्शन। एम्प्लॉयज़ को फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे ये एंटरप्रेन्योर है या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को 3 तरीक़ों से बांट दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट बना दिए। तो पहला हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट और तीसरा हो गया HR डिपार्टमेंट। तो उन्होंने सेम नेचर के काम को एक डिपार्टमेंट में डाल दिया। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, मतलब जो काम होएगा उसको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया सेम नेचर के। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। पैसों से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया। और HR से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको HR डिपार्टमेंट में डाल दिया। एडवांटेजेस का क्या है, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी भाई। अगर मैं रोज़ मार्केटिंग का काम करूँगी तो मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊँगी ना, तो वही लिखा है। और बेटर सुपरविज़न हो पाएगी, एक अच्छी सुपरविज़न हो पाएगी कि मुझे पता रहेगा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला अपनी गलती किसी और डिपार्टमेंट पे नहीं थोप सकता, उसको पता है कि मार्केटिंग में मेरी वजह से ही गलती आई है। डिसएडवांटेज, पुअर कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, अथॉरिटी फ्लोज प्योरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब पावर ऊपर से नीचे आती है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, ओनर के पास, फिर मैनेजर के पास और फिर वर्कर के पास। तो सबसे ज़्यादा पावर ओनर के पास है, फिर नीचे आ रही है ना पावर, सबसे ज़्यादा ओनर के पास है, फिर मैनेजर, फिर वर्कर, ऐसे हो रहा है। तो एडवांटेज क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है ये और डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है, ओवर बर्डन किसके ऊपर आ गया है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के ऊपर सारा का सारा बर्डन आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट लाइन अथॉरिटी का और एक्सपर्ट एडवाइस का। अभी हमने पढ़ा ना लाइन अथॉरिटी क्या थी, सबसे पहले क्या कौन था जिसने बिजनेस स्टार्ट करा था, फिर मैनेजर था और फिर कौन थे, वर्कर। ठीक है, जब इसी के अंदर आप एक एक्सपर्ट रख लेते हो, एक एक्सपर्ट आ जाता है जो आपको एडवाइस देने में हेल्प करता है, एडवर्टाइजरी सपोर्ट देता है, तो उसको आप क्या बोलते हो कि वो लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर है। समझ आया ना। ये आपकी लाइन बन रही थी, इसके अंदर आपको एक एडवाइजरी सपोर्ट करने के लिए एक पर्सन आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। एडवांटेज क्या है, गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगी आपको एक एक्सपर्ट की, डिसीजन मेकिंग अच्छा हो पाएगा। और डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लाइन और स्टाफ मैनेजर के अंदर। जो लाइन है ना इसके बीच में और ये जो एडवाइजरी है इनके बीच में झगड़े हो सकते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है, ट्रू मैनेजरियल सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैपिटल और पीपल दोनों के मैकेनिज्म पे। तो फाइनेंशियल पिलर कैसा होना चाहिए, अच्छी कैपिटल होनी चाहिए, कंटिन्यूस फाइनेंशियल कंट्रोल करो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन पिलर कैसा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क अच्छी होनी चाहिए, राइट फ्रेमवर्क चूज़ करो और मैक्सिमम एफिशिएंसी आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल या क्या क्या करना चाहते हैं, कि वो क्या चाहते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो कैसे करते हैं वो अचीव, ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से, कैश अच्छे से मैनेज करके, मार्केटिंग मिक्स अच्छे से मैनेज करके और रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके। पढ़ते हैं आगे क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट क्या होता है, मैनेजिंग पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, पैसों को मैनेज करना। ह्यूमन मतलब पीपल जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज करना। इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, इससे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, लेबर टर्नओवर कम होगी, मतलब वो आपका कंपनी छोड़ के जाना कम कर देंगे। गुड रिलेशन बनेगा मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आगे क्या है, एम्प्लॉयज़ एंट्री जनरली कैसे कैसे एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट करी जाती है। ठीक है, कि एक अच्छा एम्प्लॉय फाइंड किया जा सके। किस किस चीज़ों के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, मतलब आप ना एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो कि मेरे यहाँ पे ना इतनी वैकेंसी खाली है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। तो किस किस तरीक़ों से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट निकाल के, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज में जाके कि आप मेरे पास एम्प्लॉयज़ भेजो, और कैंपस प्लेसमेंट से भी। नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब आप इनका टेस्ट लेते हो, इंटरव्यू लेते हो, उस बेसिस पे आप इनको सेलेक्ट करते हो जो आपके काम के लिए, जो उस वैकेंसी के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हो इंटरव्यू के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे और ग्रुप डिस्कशन के बेसिस पे, और फिर उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो काम से रिलेटेड। एम्प्लॉय स्किल इम्प्रूव करते हो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, मतलब जॉब पे ही उनको ट्रेनिंग देते हो, और ऑफ द जॉब मतलब जॉब के बाहर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर करते हो, प्रॉपर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हो, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो कि उन्होंने कैसा काम करा है उसको इवेल्युएट करते हो। जैसे हम पूरी क्लास पढ़ लेते हैं तो हमारा पेपर होता है, जानते हैं कि इसको कितना समझ आया, वैसे ही प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उनको सैलरी बढ़ाई जाती है, प्रमोशन किया जाता है और रिकॉग्निशन देते हैं, और फिर एट द एंड मोटिवेट होते हैं वो लोग अपने अच्छे वर्क के लिए। नेक्स्ट क्या है, एचआर मैनेजमेंट के लिए चैलेंजेस क्या क्या हो जाते हैं। कभी कभी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाता है, स्किल्ड लेबर की कमी हो जाती है, टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लोग कंपनी छोड़ के जाने लग जाता है, लेबर के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो सॉल्वेबल थ्रू इफेक्टिव मोटिवेशन एंड वेलफेयर, अगर आप एक अच्छा मोटिवेशन दो उन लोगों के और वेलफेयर करो उन लोगों का, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती हैं। आगे क्या है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारे मार्केटिंग एलिमेंट का जो कि यूज़ होते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। तो कौन कौन से होते हैं, 4 चीज़ें होती है मार्केटिंग मिक्स के अंदर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। याद रखना है 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, सेल्स बढ़ाता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस करता है कि आपके ब्रांड के बारे में लोगों को बताता है, और कंपटीशन में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। बिल्डिंग एंड स्केलिंग द प्रोडक्ट, एनीथिंग ऑफर टू कस्टमर, गुड्स या सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। कोई भी चीज़ जो कस्टमर को प्रोवाइड करी जा रही है, गुड्स या सर्विसेज, ताकि नीड सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कस्टमर को प्रोवाइड करी जा रही है जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, या तो वो गुड होगा या तो सर सर्विसेज होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसी होती है, सबसे पहले प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, तो पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन। आपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद उस प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ आएगी। इंट्रोड्यूस करते टाइम में आप काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो, फिर उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी ग्रोथ आती है, आपके सेल्स बढ़ने लग जाते हैं, फिर आपका मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है, यहाँ पे आपकी एकदम काफ़ी अच्छी खासी सेल हो जाती है, रेपुटेशन काफ़ी अच्छी बन जाती है, और उसके बाद डिक्लाइन होने लग जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइसिंग क्या होता है। प्राइस क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट के लिए आप पैसे चार्ज कर रहे हो, अमाउंट चार्ज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस। तो प्राइसिंग मेथड काफ़ी सारे होते हैं, कॉस्ट बेस्ड, आपके प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितनी लगी है उस बेस पे आप प्राइसिंग कर सकते हो। कंपटीशन, मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा है उस बेसिस पे कर सकते हो, और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे भी कर सकते हो। फैक्टर्स कौन कौन होते हैं प्राइस के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लगी है, कॉम्पिटिशन कैसा है, कस्टमर की डिमांड कैसी है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। फिर क्या है, प्लेस। प्लेस क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसे चैनल जिससे प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस। ऐसी चीज़ें, ऐसे चैनल जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाते हो। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3 तरीके के होते हैं। पहला क्या, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर के पास चला गया, तो इसके अंदर कोई मीडिएटर नहीं है। दूसरे में प्रोड्यूसर के पास से रिटेलर के पास गया, और रिटेलर के पास से कस्टमर के पास गया, तो इसके अंदर मीडिएटर आ गया। वो मीडिएटर कौन है, रिटेलर। फिर थर्ड में क्या है, प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास गया, और रिटेलर के पास से कस्टमर के पास गया। तो ये भी इनडायरेक्ट तरीका है, मतलब इसके अंदर भी बीच में मीडिएटर आ गया। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से मार्केट कवरेज अच्छे से कर पाओ और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हर जगह पहुंचा सको, इसका मेन एम ये होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या करते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताते हो ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो किस किस तरीके से बता पाते हो, एडवर्टाइजमेंट करके, कम्युनिकेशन करते हो पैसे देके, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के थ्रू, पर्सनल सेलिंग करते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो कस्टमर से, सेल्स प्रमोशन करते हो, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देते हो जैसे डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल देके, और पब्लिक रिलेशनशिप अच्छे बनाते हो, पब्लिक इमेज अच्छा बनाते हो अपने प्रोडक्ट का। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी, बिजनेस ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से हो पाता है, टाइमली पेमेंट हो पाती है एक्सपेंसेस की, और फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा हो पाता है, लिक्विडिटी मेंटेन हो पाती है, कैश शॉर्टेज नहीं होता, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है कैश अगर एक्स्ट्रा हो जाए। क्या लिखा है ये, फाइनेंशियल पर्पस ऑफ द बिजनेस, मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने। नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक्स, मतलब कैश फ्लो
कैश किस तरह से होता है, कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है। जब कंपनी के अंदर कैश आ रहा है तो उसको क्या बोलते हो, कैश इनफ्लो। जब कैश जा रहा होता है तो उसको क्या बोलते हो, कैश आउटफ्लो। कैश आएगा कैसे, आपने सामान बेचा है, प्रोडक्ट बेचा है तो सेल्स से पैसे आए, लोन रिसीट से आए, लोन लिया आपने किसी से और इन्वेस्टमेंट आई है आपके कंपनी के अंदर। आउटफ्लो कैसे होगा, सैलरी की पेमेंट दी है, रेंट दिया है, रॉ मटेरियल खरीदा है तो इससे पैसे जाएंगे। कंट्रोल कैसे करोगे आप इसको, टेक्निक्स कौन कौन सी है कैश मैनेजमेंट करने की। तो सबसे पहले कैश बजट, आप एक अच्छा फ्यूचर कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को एस्टिमेट करो, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ कैश बताता है पूरे पीरियड के अंदर, तो ये बनाओ। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन को स्पीड करो, मतलब जो जिन से पैसे लेने हैं उनसे जल्दी लो, कस्टमर से लेने हैं तो उनसे जल्दी लो। कंट्रोल करो पेमेंट, अवॉइड करो अननेसेसरी एक्सपेंसेस, फालतू के खर्चे को अवॉइड करो। प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व होती है, कैश लाइन आइडल हो जाता है, कैश आइडल हो जाता है हमारी कंपनी के अंदर, इनसफिशिएंट कैश कभी नहीं होता और डिले कस्टमर पेमेंट, ठीक है। रुको, ये सारी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कौन सी होती है, कैश आइडल से ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, इनसफिशिएंट कैश हो जाता है और डिलेड कस्टमर पेमेंट होता है। तो अगर आप ये सारी टेक्निक्स अपनाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम क्या होती हैं, सॉल्व होती हैं। आगे क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट मीन्स मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है कि हर एक स्टेक होल्डर से अच्छा रिलेशनशिप बनाना। स्टेक होल्डर्स क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो मेरे कंपनी के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर होते हैं बिजनेस के। तो स्टेक होल्डर्स कौन से हो जाएंगे, जिससे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट जुड़ा हुआ है मेरे कंपनी से, ठीक है, कस्टमर जुड़े हुए हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं वो जुड़े हैं, मैनेजर जुड़े हैं, तो ये सब क्या है, स्टेक होल्डर। तो इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने को क्या बोलता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी होता है जब वो सब लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाए। कौन से लोग होते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए, कस्टमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, इन्वेस्टर और सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव। क्या होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्या है, बिल्डिंग द इकोसिस्टम, मतलब कस्टमर, एम्प्लॉयर, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर, इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। कैश मैनेजमेंट क्या था कि एक अच्छा कैश का ट्रैक करो, कंट्रोल करो और एक्सपेंस कम करो। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या होता है, एक्सटर्नल सपोर्ट, फंडिंग दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम दे रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, वही कौन सी स्ट्रैटेजी जिससे आप इंटरेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और अच्छा कर पा रहे हो और उनके साथ इंटरेक्शन और अच्छा कर पा रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, कस्टमर की लॉयल्टी अच्छी होती है और सेल्स इंक्रीज होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर को रखना। देखो एक बिजनेस का सिर्फ मेन एम ये नहीं होता कि मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है और कस्टमर को लेके आना। उनका मेन एम होता है कस्टमर को लेके तो आ गए, अब वो मेरा प्रोडक्ट ही खरीदे, रिटेन करके रखना उनको, ठीक है। तो ये चीज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर पाता है, रिटेन कर पाता है कस्टमर को, ट्रस्ट बिल्ड कर पाता है, भरोसा दिलवा पाता है, इम्प्रूव कर पाता है बिजनेस की रेपुटेशन को, ठीक है। कैसे, कस्टमर के लिए फीडबैक सिस्टम बनाओ, ठीक है, और क्या बनाओ, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करो, कॉल सेंटर बनाओ और ईमेल सपोर्ट प्रोवाइड करो। आगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरीज, मतलब ERM और SRM, ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट सिस्टम और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या है, फर्स्ट वाला इम्प्रूव करता है टीम वर्क, रेड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट और प्रोडक्टिविटी अच्छी करता है। मेथड क्या है, ओपन कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस इंसेंटिव और एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन के थ्रू आप एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइमली सपोर्ट होता है मटेरियल को, बेटर क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड कर पाते हो और ऑपरेशनल कॉस्ट अच्छा कर पाते हो। मतलब अंदर आपके कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छे बनाओगे और सप्लायर जो है उनके साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छे बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट। ये क्या था कि आप बिजनेस के कॉस्ट को प्लान कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो ताकि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो पाए, मतलब एक्सपेंस आप कम से कम करोगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे। ये होता है अननेसेसरी एक्सपेंस को कम करोगे और इम्प्रूव होगी, इससे क्या होगी, इम्प्रूव एफिशिएंसी। क्लासिफिकेशन है कॉस्ट के टाइप्स की, एक हो गया फिक्स कॉस्ट, एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट और एक हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये ना कांस्टेंट रहती है, मतलब ये चेंज नहीं होती, चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़े कम हो ये चेंज नहीं होती, सेम रहती है। जैसे कि आपने बिल्डिंग खरीदा, ठीक है,
या फिर आप रेंट दे रहे हो हर महीने। अब आपका प्रोडक्शन बढ़े चाहे कम हो, आपको तो रेंट उतना ही देना पड़ेगा ना, तो वो क्या हो गया फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, अगर प्रोडक्शन कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट और वेजेस। फिर नेक्स्ट क्या है? वेजेस प्रोडक्शन के बेस पे दे रहे हो तो। नेक्स्ट क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये पार्शली तो फिक्स होती है, मतलब आधी फिक्स होती है और आधी वेरिएबल भी होती है यूजेस के बेस पे, जैसे कि यूटिलिटीज़ और मेंटेनेंस। आगे क्या है? टेक्निक्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है कॉस्ट कंट्रोल के? तो बजटरी कंट्रोल कर सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? कंपेयर करो एक्चुअल और प्लान्ड एक्सपेंस, मतलब आपने जो एक्सपेंस प्लान किया था और एक्चुअल में कितना आया उसमें कंपैरिजन करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करता है? कंपेयर करता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन मतलब अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम करो, और इन्वेंट्री कंट्रोल, जो भी स्टॉक है ना उसको एफिशिएंटली मैनेज करो। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये? ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, मटेरियल एंड टाइम वेस्ट कम करता है और एक्यूरेट प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है। आगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, ठीक है। पॉलिसीज, स्कीम एंड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट स्टार्टअप। ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्कीम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर सके, इनकरेज कर सके स्टार्टअप्स को। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन प्रमोशन और रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। मेजर इनिशिएटिव कौन कौन सी लेते हैं गवर्नमेंट ने, कौन कौन सी मेजर इनिशिएटिव ली है? तो पहला क्या है? स्टार्टअप इंडिया। वो क्या थी इंपॉर्टेंस की, गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव करती है तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। अब कौन कौन सी ली है? स्टार्टअप इंडिया कब आई थी? 2016 में, याद रखना है एग्जाम में आ सकता है ये सारे। तो गोल क्या है? प्रमोट करता है स्टार्टअप को और इनकरेज करता है इनोवेशन को। बेनिफिट क्या होता है? टैक्स से एग्जेम्पशन होती है और इजी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फंड्स में सपोर्ट मिलता है। मेक इन इंडिया, इसका गोल क्या है? इनकरेज करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, मतलब इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करो आप। FII मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को बेनिफिट देता है। स्टैंड अप इंडिया, ये क्या है? सपोर्ट करता है वुमेन को, SC ST एंटरप्रेन्योर को। फीचर क्या है? बैंक लोन प्रोवाइड करी जाती है 10 लाख से 1 करोड़ तक। मुद्रा योजना, ये किस लिए है? स्मॉल बिजनेस लोन को प्रोवाइड किया जाता है। टायर्स शिशु अप टू 50K, किशोर 50K से 5 लाख तक, और नेक्स्ट क्या है? तरुण, इसमें क्या है? 5 लाख से 10 लाख तक। ये अलग अलग टायर बना दिए गए हैं इसके लोन के। अगर आप शिशु के अंदर आते हो तो आपको 50K तक का लोन मिलेगा, अगर आप किशोर के अंदर आते हो तो 50K से 5 लाख का मिलेगा, और अगर आप तरुण के अंदर आते हो तो 5 लाख से 10 लाख का। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी तो उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है? ये हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। स्किल इंडिया के अंदर क्या है? डेवलप वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल को डेवलप किया जाता है, मतलब स्किल को डेवलप करने की बात होती है। इम्पैक्ट क्या होता है? इंप्रूव करता है एम्प्लॉयबिलिटी और सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है डिजिटल पेमेंट के लिए और ई-कॉमर्स ग्रोथ के लिए। अटल इनोवेशन मिशन, ये किस लिए था? प्रमोट करने के लिए इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को। एक्टिविटीज़ क्या थी? इनोवेशन लैब्स बनाए गए, स्टार्टअप्स इंक्यूबेशन सेंटर। MSME प्रोग्राम, ये किस लिए बनाया? फाइनेंशियल असिस्टेंस में सपोर्ट करने के लिए और ट्रेनिंग, सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। 7 पिलर्स है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, मतलब क्या क्या चीज़ें करती है ये? प्रोवाइड करती है फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में टैक्स बेनिफिट देती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है और टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। ठीक है, तो हमने ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।